आज हम लोग अपील पढ़ेंगे। अपील अपील पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा रेफरेंस और रिवीजन, फिर बेल होगा। उसके बाद जो बचे हुए सेक्शंस हैं बीएनएसएस के, जो कि मोस्टली प्रीलिम्स के लिए बस इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं। उसके बाद वो सारे सेक्शंस होंगे, लेकिन 3 मेजर टॉपिक जो है अभी बचा हुआ है। जो एक अपील हो गया, रेफरेंस रिवीजन तो बहुत कम है, उसके बाद बेल। ये 3 टॉपिक जो मेजर है पहले हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बचे हुए सेक्शंस जो बीच बीच में मैंने कुछ छोड़े हुए हैं वो पढ़ाई होगी। ठीक है यसी? यस सर। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े हुए थे? प्ली बार्गेनिंग। यस सर। ओके, प्ली बार्गेनिंग के बाद कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर हो गया वो अपील हो गया। अपील जो है वो पूरा चैप्टर ही है। और अपील से भी जब क्वेश्चंस आती है तो वो सेक्शंस वाइज ही लिखी जाती है। बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, किस सिचुएशन में हाई कोर्ट में अपील होगा, कब सेशन कोर्ट में अपील होगा, और कौन अपील कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कब कब अपील करेगा, विक्टिम कब कर सकता है, एक्यूज पर्सन कब कर सकता है। तो सेक्शन वाइज ही दिए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। वैसे ही सेक्शन वाइज ही एग्जाम में भी लिखे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं अपील है क्या। अपील का मतलब आप सब बहुत पहले से जानते रहे होंगे, एक तरह का ऐसा रिमेडी है जिससे एक जो ऊपर वाली कोर्ट होती है, हायर हायर जो कोर्ट होती है, अपने नीचे वाले कोर्ट का जो जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, उसको क्या करती है, उसको रिव्यू करती है। उसमें चेक करती है कि कहीं किसी तरह का एरर तो नहीं है। चाहे वो एरर लॉ का हो, चाहे वो फैक्ट का हो, किसी तरह का एरर ढूंढती है और उसको फिर से करेक्ट करती है, बदल देती है, कुछ भी कर सकती है। अपीलेट कोर्ट के पास बहुत सारे पावर है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अपीलेट कोर्ट के पावर्स भी पढ़ने हैं। अपील जो है एक रेमेडी है जो कि अवेलेबल होती है पार्टीज के पास। जो भी पार्टीज टू डिस्प्यूट्स होते हैं उनके पास एक रेमेडी अवेलेबल है अपील के नाम से, जो वो लोग फाइल की जाते हैं अपर कोर्ट में, जिस कोर्ट का जजमेंट आया होता है उससे हायर कोर्ट में। और हायर कोर्ट जो है उसको रिव्यू करके अपना अलग जजमेंट देती है, या उसी को अफर्म कर सकती है, उसमें किसी तरह का बदलाव कर सकती है, उसमें फैक्ट के एरर को चेक कर सकती है, उसमें लॉ के एरर को चेक कर सकती है। और जो जो भी रेमेडी अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ग्रांट करती है। किसको? किसको? जिसने अपील फाइल किया हुआ है। अब जरूरी नहीं है जिसने अपील फाइल किया है उसी के पक्ष में ही वो रेमेडी ग्रांट हो सकता है अपील जिसने फाइल किया हो उसके अगेंस्ट ही कुछ जजमेंट आ जाए, डिसीजन आ जाए। हो सकता है कि नहीं ऐसा, निहारिका? यस सर। हाँ, तो बहुत वाइड पावर्स होते हैं अपीलेट कोर्ट की, ठीक है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट ऑलरेडी हायर हायर कोर्ट के होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि जिसने जो अपील किया है, जिस ग्राउंड पे किया है, उतना ही वो कोर्ट उसी उतना अपने आप को उतना ही तक लिमिट रखे। उसके बियॉन्ड जाकर भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं, डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। किसके द्वारा? अपीलेट कोर्ट के द्वारा, अपीलेट कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहले तो अपील जो है स्टैट्यूटरी रिमेडी। अपील जो है एक स्टैट्यूटरी रिमेडी है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब राइट ऑफ अपील इज अवेलेबल only if expressly mentioned in statute। राइट ऑफ अपील तभी अवेलेबल होता है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था। राइट ऑफ अपील तभी अवेलेबल होती है जब वो किसी स्टेट्यूट में एक्सप्रेसली मेंशन, जो एक्सप्रेसली मेंशन जो, यानी कि अगर कोई स्टेट्यूट जो है मेंशन नहीं करता है कि आप इस चीज को अपील भी कर सकते हैं, इस कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं, तो क्या पार्टीज के पास ऑप्शन होते हैं अपील करने के खुद से? हो गए कि नहीं ऐसी? यस सर। अगर स्टेट्यूट में मेंशन नहीं है, स्टेट्यूट में मेंशन नहीं है कि कहाँ अपील करना है, किस सिचुएशन में अपील करना है, तो क्या पार्टीज के पास राइट टू अपील होंगे या नहीं होंगे? नो सर। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, हारिका, नहीं होंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया
कि ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, क्या राइट ऑफ अपील एक किस तरह का राइट है, क्या ये एक इनहेरेंट राइट है, क्या एक फंडामेंटल राइट है, क्या एक स्टैट्यूटरी राइट है। इट इज मियरली अ स्टैट्यूटरी राइट, मतलब स्टैट्यूट में प्रोवाइड होगा तभी हमारा राइट है, अगर स्टैट्यूट में नहीं प्रोवाइडेड है तो राइट नहीं है, ठीक है। तो जब तक कि एक स्पेशली प्रोवाइडेड नहीं है किसी लॉ में, किसी स्टैट्यूट में, जब तक कि स्पेशली प्रोवाइडेड नहीं है किसी पार्टीज के पास, किसी कोई भी जो एग्रीव्ड है किसी जजमेंट से, किसी ऑर्डर से जो एग्रीव्ड है, उसके पास राइट ऑफ अपील नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है शाश्वत। यस सर। ओके, तो अगर क्वेश्चन है अपील इज नॉट अ फंडामेंटल और इनहेरेंट राइट, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अपील ना ही इनहेरेंट राइट है ना ही फंडामेंटल राइट है, ये मियरली एक स्टैट्यूटरी राइट है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये तभी अवेलेबल होती है जब स्पेशली प्रोवाइडेड होती है। नंबर 10 ओ हाँ है, मेरे पास नहीं है, कुलदीप के रूम में, कुलदीप के टेबल पे है, बोलो उसको, ठीक है। तो जो राइट ऑफ अपील है वो ना ही एक फंडामेंटल राइट है ना ही एक इनहेरेंट राइट है, ना इनहेरेंट मतलब बसा नहीं हुआ है। इनहेरेंट का मतलब मैंने एक बार और बताया हुआ था आप लोग को जब आईपीसी बता रहा था। इनहेरेंट जैसे ह्यूमन राइट्स एक इनहेरेंट राइट होता है ह्यूमन बीइंग, वो चीज जो अवेलेबल है, जो ग्रांट करने की जरूरत नहीं है किसी के द्वारा, वो अपने आप ही बसा हुआ होता है किसी चीज में, उसी को इनहेरेंट कहते हैं। दैट नीड नॉट बी ग्रांटेड बाय एनी अदर ऑथोरिटी, किसी अथॉरिटी के द्वारा ग्रांट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ह्यूमन राइट्स सभी लोगों में इनहेरेंट है, ये नहीं कि स्टेट जो है उसको ग्रांट करेगा कि हाँ लो तुमको ह्यूमन राइट, तुम क्लेम करता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है, अगर कोई स्टेट जो है वो ग्रांट करे कि तुम्हारे पास ह्यूमन राइट हो गया, ले लो तुम, जब जब कोई तुम्हारा ह्यूमन राइट वायलेट करेगा तुम आना क्लेम करने, ये जरूरी नहीं होती है। अगर ना भी ग्रांट किया जाए स्टेट के द्वारा, नहीं भी रिकॉग्नाइज की जाए, तो ह्यूमन राइट्स आर ऑलरेडी देयर बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज इनहेरेंट राइट। वो कोई पर्सन जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन है उसके अंदर वो बसा हुआ होता है इनहेरेंट राइट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है, ठीक है ना निहारिका। Yes, sir. हाँ, तो वो इनहेरेंट का मतलब होता है, तो इनहेरेंट जहां जहां यूज होते हैं उसका वही मतलब होता है कि वो चीज जो किसी के द्वारा देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे राइट ऑफ सिटीजनशिप जो है वो हम लोग अटेन करते हैं, वो इनहेरेंट नहीं होता है। एक देश का लॉ होता है, मान लीजिए मैं अमेरिका में चला जाऊं, अमेरिका का जो सिटीजनशिप का क्वालिफिकेशन है वो पूरा करूंगा तब मैं वहां का सिटीजनशिप ले पाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं चला गया और मैं क्लेम करूं क्योंकि मेरे मेरे में इनहेरेंट है राइट ऑफ सिटीजनशिप, मैं क्लेम करने लगूं कि मुझे 2 सिटीजनशिप, ऐसा नहीं हो सकता। वो तभी मिलेगा जब मैं उसके कंडीशंस फुलफिल करूंगा, और जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा, तब वो ग्रांट की जाएगी। तो वो ग्रांट की जाती है, वो अटेन की जाती है, ली जाती है। बट इनहेरेंट का मतलब वो अटेन नहीं की जा सकती, वो ऑलरेडी निहित होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो अपील का राइट है वो ऑलरेडी इनहेरेंट नहीं है, वो तभी मिलेगी जब वो ग्रांट की जा रही है, जब स्टेट्यूट ने, लॉ ने आपको ग्रांट किया है, प्रेस्क्राइब किया हुआ है। ओके, 80 शाश्वत, कोई डाउट है इसमें ये वाली पॉइंट में कि क्यों इनहेरेंट नहीं है? No, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर हम लोग, अब आप लोग बेयर एक्ट खोलिए, अपील चैप्टर नंबर 31 जो है बीएनएसएस का अपील से डील करता है। चैप्टर 31 अपील से डील करता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अपील क्या है, आप जानते हैं कि एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजंस को, ऑर्डर्स को, किसी भी तरह का ऑर्डर हो उसको हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, किसी भी सुपीरियर कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, अपीलेट अथॉरिटी होती है कि नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन कर सकता है, और जो भी एग्रीव्ड है उनको रिलीफ ग्रांट कर सकता है। ओके, सेक्शन नंबर 413 निकालो सुचेता, वेयर एक्ट खोलो और सेक्शन नंबर 413 निकालो। अभी तक अपील का मैं इंट्रोडक्शन बस बता रहा था, अभी सेक्शन शुरू नहीं हुआ है। जी सर। खोलिए वेयर एक्ट। हाँ सर। ओके ओके, चलिए सेक्शन 413 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से अपील का प्रोविजन समझते जाइएगा, एग्जाम में भी जब आए कि अपील के प्रोविजन लिखिए, तो वैसे ही जो भी लाइन से प्रोविजन है वो लिखते चले जाया जाता है, या अगर लिखे कि बस
वो कब कब की सिचुएशन में अपील हो तो लिखिए। तो जो सेक्शन, क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं जो कि बस कुछ रूल्स मेंशन किए हुए हैं, ये नहीं बताया हुआ है कि किस में अपील होगा, हाई कोर्ट में कब, कोर्ट ऑफ सेशन में कब। तो क्वेश्चन जिस तरह से भी रहे, बस अगर बताना हो कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का अपील बताएं, तो जो सेक्शन उस पर अप्लीकेबल है वो सेक्शन लिखते चले जाया जाता है। अब जैसे 413 है, ये बहुत ही जनरल प्रोविजन से बताया गया हुआ है, सेक्शन 413। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है नो अपील टू लाई, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है। देखिए इससे भी पता चल रहा है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इससे ये वाली सेंटेंस जो है, ये वाली सेंटेंस जो है वो जस्टिफाई हो रही है कि अपील राइट ऑफ अपील इज अवेलेबल ओनली इफ एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट। इसमें भी लिखा हुआ है अपील तब तक लाई नहीं करेगा जब तक वो प्रोवाइड नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। अगर प्रोवाइड नहीं किया गया उसका अलावा अपील का राइट ही नहीं रहेगा, अपील लाई ही नहीं करेगा। लिखा हुआ है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट। मतलब अपील लाई नहीं करेगा, सबसे पहला ही सेंटेंस है कि कोई अपील लाई नहीं करेगा, एक्सेप्ट किस केस में अपील लाई करेगा, किस केस में अपील का करने का राइट होगा, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ। यानी कि अगर बीएनएसएस में जो दिया हुआ है अपील का प्रोविजन, अगर वो अप्लाई हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं, या कोई अदर लॉ है उसमें आपको अपील का राइट दिया गया है तो आप अपील कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यही स्टैट्यूट लिखा हुआ है, कोई भी स्टैट्यूट में अगर अपील का राइट दिया हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। अगर किसी स्टैट्यूट में एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ है अपील का राइट तो कोई राइट ऑफ अपील नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई इनहेरेंट राइट या फंडामेंटल राइट नहीं होता अपील करने का, इट इज मेनली स्टैट्यूटरी राइट। ओके, तो पहला वाला जो ये सेंटेंस है इससे भी क्वेश्चन आती है एग्जाम में। ये लाइन जो है आप याद रखेंगे कि लिखा हुआ है कि कोई अपील नहीं लाई करती है, कब लाई करेगी, कब लाई करेगी, जब तक कि वो बीएनएसएस में या किसी अदर लॉ में प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है शाश्वत। चलिए देखिए आगे है प्रोवाइडेड एट, अगली प्रोवाइजो लिखी हुई है, प्रोवाइडेड एट द विक्टिम शैल हैव, ठीक है। अब देखिए विक्टिम का स्पेशल राइट ऑफ अपील की बात कर रहा है, विक्टिम का, नॉट एक्यूज्ड। प्रोवाइडेड दैट the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court। विक्टिम का राइट ऑफ अपील होगा, विक्टिम का राइट ऑफ अपील होगा, कब कब होगा, तीन सिचुएशन दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है कि पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड, अगर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, राइट ऑफ विक्टिम टू प्रेफर अपील, लिखा हुआ है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल। वो तो जनरल रूल था कि राइट ऑफ अपील नहीं होगा, ठीक है, वो जनरल रूल था। उसके एक्सेप्शंस पे अब हम आ चुके हैं कि विक्टिम के पास राइट ऑफ अपील होगा इन केसेस में। तीन केसेस एग्जांपल्स हैं जिसमें विक्टिम जो है अपील कर सकता है। पहला हो गया कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, अगर एक्यूज को एक्विट कर दिया गया, एक्यूज को एक्विट कर दिया गया है, उसको मतलब रिहा कर दिया गया है, नॉट गिल्टी हेल्ड कर दिया गया हुआ है, देन विक्टिम के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर लिखा हुआ है कोर्ट एक्विटिंग द एक्विटल हो गया, और कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर ऑफेंस, या उसको किसी कम ऑफेंस, लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस। किसी लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्शन का मतलब विक्टिम चाहता था कि इसको सजा हो एक ग्रेवर ऑफेंस के लिए, ग्रेवर ऑफेंस के लिए, और उसको सजा हो गया है कि एक लेसर ऑफेंस के लिए। विक्टिम चाहता था इसको मर्डर का सजा मिले और एक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सजा मिल गया है। तो विक्टिम चाहेगा कि हाँ उसको मर्डर, ये जो है मर्डर किया हुआ है तो मर्डर का सजा मिले। तो अगर लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हो गई है एक्यूज की, तो भी विक्टिम अपील फाइल कर सकता है कि क्यों करेगा, ताकि उसको जो ग्रेवर ऑफेंस है उसके लिए सजा मिले। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। एंड थर्ड लिखा हुआ है और इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन, मतलब जो कंपनसेशन इम्पोज हुआ है एक्यूज पर्सन पे वो इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इनएडिक्वेट कंपनसेशन,
ठीक है, ये 3 सिचुएशन है जिसमें विक्टिम के पास राइट टू प्रीफर अपील होगा, ओनली विक्टिम के पास। पहला हो गया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, अगर कन्विक्टेड पर्सन को एक्विट कर दिया गया है। दूसरा हो गया अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर लेसर ऑफेंस, अगर किसी लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है एक्यूज पर्सन को, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, विक्टिम अपील फाइल कर सकता है। फिर आएगा अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इनएडिक्वेट कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन जो इम्पोज की गई है कन्विक्टेड पर्सन पे वो सफिशिएंट ही नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील प्रीफर किया जा सकता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील प्रीफर किया जा सकता है, किसके द्वारा, विक्टिम के द्वारा। ठीक है यश अग्रवाल? यस सर। हाँ, ये किसकी राइट की बात हो रही थी, एक्यूज्ड की या विक्टिम की, ये तीनों सिचुएशन? किसकी राइट? सर विक्टिम। विक्टिम की, और एक्यूज पर्सन की नहीं बात हो रही है। ठीक है, ये विक्टिम के राइट की बात हो रही है, जो कि एक प्रोवाइजो में दिया हुआ है, एक्सेप्शन है कि नॉर्मली राइट ऑफ अपील नहीं होगी, लेकिन विक्टिम का इन केस में राइट ऑफ अपील होगा। ठीक है, हाँ, okay. Imposing inadequate compensation and such appeals shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court. ये तो बहुत नॉर्मल बात लिखी हुई है कि अपील कहाँ लाई करेगी, जहाँ ऑर्डिनरीली लाई करती है, जहाँ पे ऑर्डिनरीली लाई करती है, जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं कि कहाँ कहाँ लाई करती है, कब, कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का कोर्ट ऑफ सेशन में या कोर्ट ऑफ सेशन का हाई कोर्ट में, इस तरह लाई करती है। तो जहाँ ऑर्डिनरली अपील लाई करती है नॉर्मल दूसरे अपील के प्रोविजंस में, वैसे ही यहाँ भी अपील होगी, उस कोर्ट में लाई करेगी। तो आपको ये वाली बात दोनों याद रखनी है, जो नॉर्मल रूल है कि राइट ऑफ अपील नहीं होगा। कब होगा राइट ऑफ अपील, जब तक वो एक्सप्रेसली में किसी स्टेट्यूट में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो, जब प्रोवाइडेड है तभी होगा राइट ऑफ अपील, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन विक्टिम के पास इन 3 सिचुएशन में राइट ऑफ अपील होता है। किस सिचुएशन में, अगर कन्विक्ट कर दिया गया है, सॉरी, अगर एक्विट कर दिया गया है एक्यूज पर्सन को, या एक्यूज पर्सन को सजा हो गई है फॉर सम लेसर ऑफेंस, या एक्यूज पर्सन पे जो कंपनसेशन इम्पोज किया गया है वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है। ठीक है निहारिका, क्लियर है 413? यस सर। ओके, ठीक है, हम लोग 414 पर आते हैं। 413 जनरल प्रोविजन है, इसको लिखा जाता है एग्जाम में। 414 लिखा हुआ है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। अब 414 जो है वो एक अलग तरीके का प्रोविजन है। अगर उसको जब एग्जाम में मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, अगर पूछे नॉर्मली आप उसको मिस भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, या एक्सप्रेसली अगर पूछा रहे कि किस सिचुएशन की बात की जा रही है पीस एंड गुड बिहेवियर वाली, तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ये लिखा हुआ है कि एक खास सिचुएशन में अपील फाइल हो सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में। लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 136 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। तो गुड बिहेवियर या पीस मेंटेन करने के लिए एक चैप्टर ही है, ठीक है, एक चैप्टर ही है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें दी गई हुई है कि कब कब किसी कोई शांति, मान लीजिए कोई ऑफेंडर ही रहा हुआ है या वो झगड़ा किए हुए है, वो अशांति फैलाने के चांसेस होते हैं कि झगड़ा करे, तो उस पे जो है उससे सिक्योरिटी ली जाती है कि तुम शांति बनाए रखना, तुम शांति बनाए रखना या गुड बिहेवियर मेंटेन रखना, इसके लिए उसे सिक्योरिटी ली जाती है। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा सिक्योरिटी ली जाती है, या कभी कभी कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा भी ली जाती थी। तो उसी के रिगार्डिंग प्रोविजन है कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किसी से सिक्योरिटी लिया हुआ है और उसका अपील कहाँ किया जा सकता है, तो पहला लिखा हुआ है हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर 136 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। अगर किसी पर्सन, मान लीजिए मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है कि मैं सिक्योरिटी दूं, मैं अपना बिहेवियर गुड रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए, तो मैं इसका अपील कहाँ फाइल कर सकता हूँ, उसकी बात कर रहा है, तो मैं इसका अपील कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल कर सकता हूँ। दूसरे भी एक सिचुएशन दी हुई है कि हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी। कई बार होता है कि जो एग्जीक्यूट कराई जाती है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराई जाती है, जो सिक्योरिटी ले जाती है, उसमें कहा जाता है कि आप सिक्योरिटी लाइए, सिक्योरिटी दीजिए, जो आपकी सिक्योरिटी बनेगा आपके बॉन्ड का। तो मान लीजिए मैंने जो सिक्योरिटी लाया उसको रिजेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका अपील की बात कर रहा है कि कोई सिक्योरिटी को क्या किया जाए। पहला लिखा हुआ है कि रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, मतलब सिक्योरिटी को एक्सेप्ट ही करने से मना कर दे, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दे। जो मैं अगर कोई सिक्योरिटी देना चाहता हूँ कि ये मेरा सिक्योरिटी बनेगा, मेरे सिक्योरिटी का सिक्योरिटी ये पर्सन बनेगा, उसको लेने से मना कर दे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसका अपील मैं करूंगा।
याद लिख रहा है रिजेक्टिंग एसिडिटी, अगर मैं एसिडिटी दिया हूँ उसको रिजेक्ट कर दे, एसिडिटी को रिजेक्ट कर दे, अगर पहले से भी रिजेक्ट कर दे या मैंने जो प्रपोज किया उसको रिजेक्ट कर दे, तो या लेने से मना कर दे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। इन दोनों ही केस में भी अपील कहाँ किया जा सकता है, मे अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील किया जा सकता है, क्योंकि ये डिसीजन लेना होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो एग्जीक्यूटिव, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डिसीजन को अपील किया जा रहा है किसमें, कोर्ट ऑफ सेशन में। किसके डिसीजन को अपील किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, क्योंकि वही सिक्योरिटी लेता है इन सेक्शंस में। सेक्शन 136 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही सिक्योरिटी लेता है, और 140 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही पावर है कि वो सिक्योरिटी जो होते हैं उसको रिजेक्ट कर सकता है या उसको मना कर सकता है लेने से। तो इन दोनों का अपील किसमें होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होगा। समझ में आ रहा है यसी? यस सर। ओके, मैं फिर समराइज कर रहा हूँ इसको। ये जो सेक्शन है 414, ये उस चैप्टर से रिलेट कर रहा है जिस सेक्शन में बताया गया है कि किसी पर्सन को गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए अगर चांसेस होते हैं कि अशांति फैलाएगा, तो शांति बनाने के लिए सिक्योरिटी ली जाती है कि तुम पहले कॉज इशू होता है कि क्यों ना तुमसे ये ले लिया जाए सिक्योरिटी, और अगर उसके रिप्लाई अगर नहीं लगता है सेटिस्फैक्टरी तो उससे ले ली जाती है सिक्योरिटी। वैसे ही गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए भी ले ली जाती है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मोस्टली लेता है, एक केस है जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन लेता है, बाकी सारे केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है। तो उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो सिक्योरिटी लेने का डिसीजन है उसी की अपील की बात की जा रही है, जिसमें दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला जिसमें किसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी का ऑर्डर पास हुआ है गुड बिहेवियर के लिए, उसका अपील कहाँ होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में। दूसरा लिया हुआ है कि किसी का सिक्योरिटी को कोई, मैं मान लो मैं ही हूँ, मेरे खिलाफ ही ऑर्डर आ रहा है सिक्योरिटी देने के लिए, मैं जो सिक्योरिटी देना चाहता हूँ उसको लेने से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया है, उसका भी मैं अपील कर सकता हूँ कोर्ट ऑफ सेशन में। तो अपील हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में। और तो आपको बस याद एमसीक्यू के लिए इतनी याद रखनी है कि चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है, तो फॉर मेंटेनिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए अपील कहाँ हो रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन में। किसके ऑर्डर का अपील हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का अपील हो रहा है। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो आप शॉर्ट इसको यही 3 पॉइंट आपको याद रखनी होगी बस। एक प्रोविजो दिया हुआ है इसमें, प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall apply to persons the proceeding against whom are laid down before a session judge। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर सेशन जज के ही बिफोर कोई प्रोसीडिंग हुई है तो उसका अपील सेशन कोर्ट में कैसे होगा, क्योंकि ये तो सेशन कोर्ट में अपील की बात की जा रही है ना। तो अगर कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 141, इन सेक्शन में जो डिसीजन होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन ही ले रहा होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन का अपील कोर्ट ऑफ सेशन में थोड़ी ना हो जाएगा। दैट्स वाई लिखा हुआ है कि ये इसका नहीं होगा अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसाइड किया हुआ है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे अपील होगा। तो प्रोवाइजो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका ऊपर वाले पॉइंट में बस आप इतना याद रखेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो डिसीजन होता है पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी लेने से रिगार्डिंग, उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, कोर्ट ऑफ सेशन में होती है। कोर्ट ऑफ सेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, या ये 3 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, इतने ही आपको याद रखनी है। सेक्शन 415 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अब किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया है, किसी एक्यूज पर्सन को अपील फ्रॉम किसी एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है, उससे अपील करने की बात कर रहा है। कब अपील होगा, किस कोर्ट में अपील होगा। ओके, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। आगे हम पढ़ेंगे एक्विटल का अपील। आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात की गई है। सब सेक्शन 415 का सब सेक्शन 1 ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय अ हाई कोर्ट। बहुत ही आसान है एक्चुअली, अपील जो है सारे प्रोविजन बहुत इजी है। वैसे भी आपको पता है किसकी अपील किस में जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट की अपील कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन की अपील हाई कोर्ट में जाएगी, तो यही हर जगह ही रहेगा, बस सिचुएशन किस केस में अलग अलग केस का एग्जांपल्स दिया रहेगा। ओके, तो हाई कोर्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के एक्सरसाइज करते हुए किसी को कन्विक्ट किया हुआ है तो उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हाई कोर्ट का अपील किस में जाएगा, सोचना ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर ओनली सुप्रीम कोर्ट है देश में और कोई कोर्ट ही नहीं है। तो इट्स अनडाउटेडली किस में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन किस सिचुएशन की बात कर रहा है हाईकोर्ट का, किस तरह की जजमेंट की अपील की बात कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन में कोई जजमेंट दिया है उसकी अपील की बात हो रही है। तो हाईकोर्ट जो है वो ट्रायल कर सकता है कि नहीं कर सकता है,
क्या कोई वैसा प्रोविजन है थी सीआरपीसी में या बीएनएसएस में है जिसमें हाईकोर्ट को भी ट्रायल की बात की गई है? हाईकोर्ट भी अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन का एक्सरसाइज ये करते हुए, वही एक्सरसाइज करते हुए ट्रायल कर सकता है ऐसा प्रोविजन कोई पता है? बताओ निहारिका, पता है? कोई बात नहीं, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये फिल्म्स में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट का सेक्शन कहाँ है, सीआरपीसी का पूछा जाता था, तो 474, ठीक है। तो सेक्शन 474 जो सीआरपीसी का था, यह अब 520 बीएनएसएस बन गया है। इसमें बताया गया हुआ है कि हाई कोर्ट के सामने भी ट्रायल हो सकता है। प्रोसीजर वही सेशन कोर्ट वाली ही फॉलो करती है, सेशन कोर्ट वाली प्रोसीजर फॉलो की जाती है, बट हाई कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है। इन एक्सेप्शनल केसेस हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है क्रिमिनल केसेस का। जनरली ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट ही होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वही ट्रायल कोर्ट होती है। हाई कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ओके। बट हाई कोर्ट के पास भी ट्रायल करने की पावर है अंडर सेक्शन 474 ऑफ सीआरपीसी या 520 ऑफ बीएनएसएस, ओके निहारिका? यस सर। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सेक्शन के अंडर में अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल करके कोई जजमेंट दिया है, उसका अपील किस कोर्ट में जाएगा? उसका किसी को कन्विक्ट किया है तो उसका अपील किस कोर्ट में जाएगा? किस कोर्ट में जाएगा? यस सी, हाई कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया है अंडर दिस सेक्शन, उसकी अपील किस कोर्ट में जाएगी? सर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बिल्कुल। तो आइए फिर से इस सेक्शन को देखते हैं, जो कि पहला सब सेक्शन है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल, अगर किसी का कन्विक्शन हुआ है हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन, किस जुरिडिक्शन के एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है? अपना अपीलेट जुरिडिक्शन। क्या हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन के कन्विक्शन की बात हो रही है? नहीं, हाई कोर्ट का अपीलेट जुरिडिक्शन की कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है हाई कोर्ट ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्रिमिनल जुरिडिक्शन है, जो कि इस सेक्शन में होती है, उसका एक्सरसाइज करते हुए किसी को कन्विक्ट किया हुआ है, उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया सबको? शाश्वत, सुचेता? मैं 2 बार 3 बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इस चीज को याद हो जाए, क्योंकि याद होना ही सबसे बड़ी बात है कि याद हो जाए। हाई कोर्ट जो है अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए किसी को कन्विक्ट किया है, कन्विक्शन का अगेंस्ट का अपील है, उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और हाई कोर्ट के किस जुरिडिक्शन की बात हो रही है? ना कि अपीलेट जुरिडिक्शन, इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन, क्रिमिनल जो होती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसमें डायरेक्ट ट्रायल कर सकता है हाई कोर्ट, बिना अपील किए हुए भी ट्रायल कर सकता है हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 474 ऑफ सीआरपीसी या 520 ऑफ बीएनएसएस। चलिए सब सेक्शन 2 में आते हैं। अब हम लोग सेशन कोर्ट का अपील की बात कर रहे हैं। ये तो हाई कोर्ट का हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट का हो गया। अब सेशन कोर्ट का दिया हुआ है। सेशन कोर्ट जब कन्विक्ट करे, सॉरी, सेशन कोर्ट में अपील कब जा सकती है? कन्विक्शन के अगेंस्ट। लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल, पहले हाई कोर्ट का, अब हाई कोर्ट का पहले दिया है, फिर सेशन कोर्ट का आएगा। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल बाय ए सेशन जज, अगर किसी को सेशन जज ने कन्विक्ट किया है तो वैसे भी पता चल गया सेशन जज ने कन्विक्ट किया, तो उसका अपील किस में जाएगा? हाई कोर्ट में ही जानी है, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट ही है। हायरार्की तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल बाय ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। मैंने जब हायरार्की बता रहा था तो मैं क्या बताया हुआ था? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है उनकी जुडिशियल पावर बराबर होती है, अलग अलग होती है? जुडिशियल पावर में क्या सेशन जज सुपीरियर होता है एडिशनल सेशन जज के, कि बराबर होता है? सर इसको बराबर। याद है? हाँ, बहुत बढ़िया निहारिका, मैंने बताया था बराबर ही होता है। जो काम सेशन जज करता है वही काम एडिशनल सेशन जज करता है। असिस्टेंट उससे नीचे हुआ करता था, असिस्टेंट, ठीक है। एडिशनल जो है और सेशन जो है, किसी का भी एडिशनल, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का जुडिशियल पावर। हाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर है
ओवर ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सभी मजिस्ट्रेट का। वैसे ही सेशन जज सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कई तरह का काम बांटने का काम उसका दिया हुआ है, ठीक है, किसमें क्या काम बांटना है वो सब। लेकिन जुडिशियल पावर, सजा देने की पावर, केस देखने की पावर, एक ही तरह का केस दोनों ही देखेंगे, एक ही तरह का सजा देने का पावर सबको है। जो सजा सेशन जज देगा वही एडिशनल सेशन जज भी देगा, उससे थोड़ी भी कम पावर नहीं। जो केस सेशन जज देखेगा वही केस एडिशनल सेशन जज भी देखेगा, याद रखिएगा। तो वैसे ही इसीलिए लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो अगर किसी ने कन्विक्ट किया हुआ है ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाई or a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन का या अदर कोर्ट पासिंग सेंटेंस 7 ईयर प्लस, ठीक है, 7 ईयर प्लस, और on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment more than 7 years has been against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court। तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। कहां जाएगी अपील? हाई कोर्ट में लाई करेगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। हाई कोर्ट में कौन सी अपील लाई करेगी? ये पूरा सेक्शन ही कन्विक्शन के अगेंस्ट का अपील का है, ठीक है। हेडिंग ही था अपील फ्रॉम कन्विक्शन, एक्विटल की बात नहीं है, कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील। तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन हो, कोर्ट ऑफ सेशन में दोनों आ गया, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, या कोई भी कोर्ट हो जिसने 7 साल से ज्यादा का सेंटेंस इंपोज किया है, उसकी अपील किस में जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन की या दूसरी कोर्ट जिसने 7 ईयर से ज्यादा का सेंटेंस इंपोज किया है, उसकी सजा किस में जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। ओके निहारिका? Yes, sir. ओके। और ये जो लिखा हुआ है कि हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम, मतलब जो जिसका अगेंस्ट सेंटेंस और एनी अगेंस्ट पर्सन और एनी और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल। इस तरह की बात इसलिए लिखी जाती है ना, क्योंकि मान लो 3 एक्यूज्ड है, मैं भी एक्यूज्ड हूँ, मेरे साथ 2 भी एक्यूज्ड है। अगर अगर उसमें से किसी एक्यूज का अगर राइट ऑफ अपील होता है ना, तो दूसरे के पास भी राइट ऑफ अपील हो जाता है, ठीक है। अगर 3 एक्यूज्ड हैं, उसमें से एज पर रूल्स एक के पास राइट ऑफ अपील आ गया है, क्योंकि उसके खिलाफ मान लो सेंटेंस पास हुआ है 7 साल से ज्यादा का, बाकी को कमी का सजा दिया गया है, तो बाकियों के पास भी राइट ऑफ अपील आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है एक साथ जिसका ट्रायल चला हुआ है, उसमें से किसी के पास भी अगर राइट ऑफ अपील है, तो बाकियों के पास भी आ जाती है। दैट्स वाई लिखा हुआ है कि या तो उसी के अगेंस्ट पास हुआ है जो अपील कर रहा है, या दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी पास हुआ है जिसको उसी ट्रायल में कन्विक्ट किया गया है, मतलब उसके साथ जिसका ट्रायल चला है उसको कन्विक्ट किया गया है, या तो उसका राइट ऑफ अपील है या मेरे ही राइट ऑफ अपील है। अगर मेरे पास भी है तो मैं कर सकता हूँ फाइल अपील, या उसके पास भी है तो भी मैं कर सकता हूँ अपील फाइल। समझ में आई ऐसी? Yes, sir. ओके, ठीक है। हम लोग सेक्शन 3 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आपने देख लिया, कब जाएगा अपील? जब हाई कोर्ट ने अपना ओरिजिनल क्रिमिनल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होता है उसका एक्सरसाइज करते हुए किसी को कन्विक्ट किया है, तो उसका अपील कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में किसका जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन का, या कोई अदर कोर्ट जिसने 7 साल से ज्यादा का सेंटेंस इंपोज किया है, उसका अपील किस में जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। अब सेशन कोर्ट में कौन सा अपील जाएगा? तो लिखा हुआ है सेवा अदालत प्रोवाइड टू एनी पर्सन convicted on a trial held by the magistrate of the first class और second class, जेएमएफसी या जेएमएफसी या जेएमएससी का अपील जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 364। अब सेक्शन 364 बीएनएसएस का है, उसके अंडर में कोई अगर सेंटेंस हुआ है तो उसका भी अपील जाएगा किसमें? तो 364 जो है उसमें बताया गया है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो है उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है कि सफिशिएंट सजा दे पाए, तो किसको रिफर कर देता है? सीजीएम को रिफर कर देता है, ठीक है। जब कोई मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड कर लिया केस को, लेकिन अब उसको लग रहा है कि वो एडिक्वेट सेंटेंस पास ही नहीं कर पाएगा, तो वो रिफर करता है सीजीएम के पास, ताकि सीजीएम करे एडुकेट सेंटेंस पास, या वो डिसाइड करे कि कौन करेगा, ठीक है। तो उस तरह का मैटर, ऐसे तरह में भी जो सेंटेंस इंपोज होगा वो भी सेशन कोर्ट में, क्योंकि ये भी सेशन जज के नीचे की मामला हो गई, तो इसका भी अपील सेशन जज कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। तीसरा दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order has been made और सेंटेंस हैज बीन पास्ड अंडर सेक्शन 401, प्रोबेशन वाली सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शन की बात कर दिया। सबसे पहला हो गया जेएमएफसी या जेएमएससी। दूसरा हो गया कि जब मजिस्ट्रेट जो है नॉट कॉम्पिटेंट टू पास सफिशिएंट सेंटेंस, तो सीजीएम को रिफर करता था। हालांकि ये उतना रेलिवेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इस चीज की बात हो रही है।
और थर्ड जो है प्रोबेशन वाला, प्रोबेशन या एडमोनिशन। इन तीनों ऑर्डर का जो अपील जाएगा किसमें जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। इन तीनों का अपील किस में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। ठीक है, जेम एफसी जेम एसटी का अपील, या कोई मजिस्ट्रेट जिसने सेंटेंस सफिशिएंट पास नहीं कर सकता था, जिसने सीजेम को रिफर किया है, उसका अपील, या प्रोबेशन का कोई ऑर्डर पास हुआ है, या ड्यू एडमोनिशन का जो पास हुआ है उसका अपील किसमें जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। तो ये तीनों कोर्ट का बताया गया कि तीनों कोर्ट में कब कब सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन का अपील आएगा, कब कब हाई कोर्ट में कन्विक्शन का अपील आएगा, कब कब कोर्ट ऑफ सेशन में कन्विक्शन का अपील आएगा। ठीक है सुचेता। यस सर। ओके ठीक है। मैं अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ये ऑलरेडी हो गया कि इस सब कोर्ट ऑफ सेशन का अपील की बात हो रही है। सबसेक्शन 4 देखिए, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस पास्ड अंडर 64 65, रेप वाली सेक्शन की बात चल रही है बीएनएस में, ये सब रेप वाली सेक्शन है 64 65 ये। द अपील शैल बी डिस्पोज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अंडरलाइन कर लीजिए इसमें, बस ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो गया कि रेप वाले केस में अपील कितने समय में डिस्पोज होगा, 6 महीने के अंदर। shall be disposed within a period of 6 months from the date of filing of such appeal। अपील फाइल होने के 6 महीने के अंदर डिस्पोज किया जाएगा। रेप रिलेटेड ऑफेंसेस का अपील जो है 6 महीने के अंदर डिस्पोज होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर डिस्पोज होगा। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप लोग 6 मंथ को अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, और सेक्शन देखे तो पता चल ही रहा है रेप वाली सेक्शन से। ठीक है, रेप वाली सेक्शन की अपील विद इन 6 मंथ डिस्पोज होगी, अपील फाइल होने के 6 मंथ्स के अंदर। आइए सेक्शन 416 खोलिए, सेक्शन 416। सेक्शन 415 समझ में आया सबको, कब कब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अपील आएगा कन्विक्शन अगेंस्ट में। शाश्वत समझ में आया? शाश्वत सुन रहे हो? यस सर। ओके ओके। अब 416 देखिए, 416 ये तो हो गया कन्विक्शन का अगेंस्ट का अपील तीनों कोर्ट में। अब है 416, नो अपील इन सर्टेन केसेस वेयर एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक्यूज जब प्लीड गिल्टी किया हुआ है उसकी अपील नहीं होती है, हेडिंग से ही क्लियर है। आइए पढ़ लेते हैं इसको। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 415, वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली। अगर किसी एक्यूज ने प्लीड गिल्टी किया हुआ है और उसी के फर्दरेंस में उसकी कन्विक्शन हुई है, मतलब उसने अपना जुर्म कबूल लिया था और फॉर दैट रीजन उसको कन्विक्ट किया गया था, देयर शैल बी नो अपील, उसकी कोई अपील नहीं होगी, उसकी कोई अपील नहीं होगी। अगर किसी पर्सन ने प्लीड गिल्टी किया है एंड इन फर्दरेंस ऑफ दैट उसकी कन्विक्शन हुई है, देन देयर लाइज नो अपील, कोई अपील नहीं होती है। तो प्लीड गिल्टी का कोई अपील नहीं होती है, इतना ही आपको याद रखना है। बट इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इफ द कन्विक्शन इज बाय हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने प्लीड गिल्टी पे कन्विक्ट किया है, देन देयर लाइज नो अपील, कोई अपील नहीं हुई इन एनी केस। लेकिन जो दूसरी पॉइंट है, इफ द कन्विक्शन इज बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास, मतलब हाई कोर्ट को छोड़ करके, कोर्ट ऑफ सेशन हो या जेएमएफसी हो या एसटी हो, उसकी भी अपील नहीं लाई होगी एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस। बट एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, इन दोनों केस में अपील हो सकता है। अपील क्या हो सकता है, हो सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन या जेएमएफसी या जेएमएससी ने सेंटेंस पास किया है, सेंटेंस मतलब कन्विक्ट किया ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, ऑन प्ली ऑफ गिल्ट अगर इन्होंने कन्विक्ट किया है तो अपील नहीं लाई करेगी एक्सेप्ट ऑफ दिस केस। यानी कि एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस ज्यादा या कम है, सेंटेंस ज्यादा इंपोज हो गया है, कम इंपोज हो गया है, उस ग्राउंड पे हो सकती है। लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस लीगल है या इलीगल है, इस ग्राउंड पे अपील हो सकती है, बट नॉट ऑन अदर ग्राउंड, नॉट ऑन अदर ग्राउंड। लेकिन हाईकोर्ट में किसी ग्राउंड पे नहीं होगी, हाईकोर्ट में किसी ग्राउंड पे नहीं होगी। इन तीनों कोर्ट के केस में इस ग्राउंड पे अपील हो सकती है। एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस, लीगलिटी ऑफ सेंटेंस। ठीक है यस सी, याद रहेगा ना, नोट कर लेना ये सब कुछ जो तो मैं बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, तो हो गया, आपने समझ गए कि प्ली ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट किसी की जब कन्विक्शन होती है तो उसकी अपील नहीं लाई होती है अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ने कन्विक्ट किया है, उसकी भी अपील नहीं लाई करेगी एक्सेप्ट
कि एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पर अपील की जा रही है या लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के ग्राउंड पर अपील की जा रही है। चलिए 417 देखते हैं, नो अपील इन पेटी केसेस, फिर से आ गया ये। इसमें ये सब याद करने वाली बस चीजें हैं कि सबको याद रखना है कि कब कब अपील होगी, कब कब नहीं होगी, और लाइन से सारे सेक्शन है, ऐसे ही सेक्शन जो होते हैं वो बस ध्यान में रखने होते हैं। पेटी केसेस का क्या होगा, नो अपील नहीं होगा। जनरल रूल यही है, ठीक है, जनरल रूल यही है। पेटी केसेस आप समझ रहे हैं, छोटे मोटे केसेस का अपील नहीं लाएगा। और पेटी केसेस क्या है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है नो अपील इन पेटी केसेस, पेटी केसेस का अपील नहीं लाएगा। कह रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases, namely, मतलब एक कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा अपील नहीं फाइल किया जाएगा। कोई भी कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा इन केसेस में अपील नहीं फाइल किया जाएगा। किन केसेस में नहीं फाइल किया जाएगा, तब लिखा हुआ है, देखिए ABCD लिखा हुआ है। ABCD में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट कौन कौन से सेंटेंस इंपोज करे तो नहीं अपील फाइल होगा। कोर्ट ऑफ सेशन कौन कौन सा अपील फाइल करे, बी में है कि तब नहीं अपील होगा। सी में है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है कौन कौन सा सेंटेंस पास करे तो उसका नहीं अपील होगा। या समरी डिस्पोजल हो, डी में है कि उसका कब कब अपील नहीं होगा, मतलब कब कब पेटी मान ली जाएगी। तो ABCD वाला जो केसेज है उसको पेटी मान ली जाएगी, उसका अपील नहीं रहेगा। उसके अलावा चीजों का अपील लाई होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ हाईकोर्ट का। तो लिखा हुआ है हाईकोर्ट पासेज ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज और ऑफ बोथ ऑफ सच इम्प्रिजमेंट और फाइन, या दोनों में से, मतलब इम्प्रिजमेंट भी है और फाइन भी लिखा हुआ है, फाइन भी इम्पोज किया हुआ है, इन दोनों ही केस का। तो इस केस में पेटी कंसिडर किया जाएगा और उसकी अपील नहीं लाई करेगी। फिर अब कोर्ट ऑफ सेशन का है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने, इसका भी 3 महीने तक की सजा दी हुई है, या ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज। तो अंडरलाइन करते जाइए आप लोग 200 रुपीज को कोर्ट ऑफ सेशन के केस में, और 3 मंथ्स है, इसमें भी 3 मंथ्स ही है। कोर्ट ऑफ सेशन और 200 रुपीज है, 200 रुपीज है। इसका भी अपील नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाई अपील लाई होगा, क्योंकि इसको भी पेटी मान लिया गया है, इतना छोटा मान लिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल पे। इसका अपील अब हाईकोर्ट में करना जस्टिफाइड नहीं होगा, वेस्ट ऑफ टाइम मानी जाएगी, ठीक है। अब है फर्स्ट क्लास, वेयर ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासेज ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन, मतलब बस फाइन का सेंटेंस पास किया हुआ है, कोई सजा ही नहीं दिया हुआ है। नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, तो 100 रुपीज को अंडरलाइन कर लीजिए। 100 रुपया का फाइन फर्स्ट क्लास इंपोज किया हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का फाइन। तब ये इतना पेटी है कि इसका अपील की बात नहीं की गई है। फिर लास्ट है समरी डिस्पोजल का। अगर समरी डिस्पोजल हुआ है, मजिस्ट्रेट इन पावर टू एक्ट अंडर 283 पासेज ओनली अ सेंटेंस। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि समरी डिस्पोजल कौन कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो समरी ट्रायल है वो कौन कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है, वो हो चुकी है पढ़ाई। फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, तो 200 रुपए तक की फाइन, ठीक है, 200 रुपए तक की फाइन। 100, फिर है लास्ट है 200, समरी वाले में 200, फर्स्ट क्लास वाले में 100। 200 रुपए तक की फाइन इंपोज की गई है समरी डिस्पोजल में। तो ये भी अब एक तो ऑलरेडी समरी डिस्पोजल की गई है और उसमें भी 200 का ही फाइन इंपोज किया गया हुआ है। इसका भी अपील करना नहीं जस्टिफाइड है, क्योंकि इसको भी पेटी माना गया हुआ है। तो आपको ये बस चारों का याद रख लेना है डेटा की प्रीलिम्स के लिए, कि कौन किस पनिशमेंट तक के लिए और किस अमाउंट तक को पेटी मानी जाएगी। और चारों का दिया हुआ है कि कब कब इसका अपील नहीं होगा। क्यों नहीं अपील नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या कंसीडर किया जा रहा है, पेटी ऑफेंस के, पेटी कंसीडर किया जा रहा है, बहुत पेटी, मतलब इतना छोटा सेंटेंस इंपोज किया गया है, इसका अपील करना वुड नॉट बी जस्टिफाइड। लेकिन ये जनरल रूल हो गया, इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। इसका एक्सेप्शन ये दिया हुआ है कि अगर मान लो कि ये सेंटेंस इंपोज किया है हाईकोर्ट ने, इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस कंबाइन हो जाता है, मतलब कि 2 महीने का सजा भी है और साथ में कोई और भी सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, तो अब सबका अपील हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस किसी और के साथ कंबाइन हो गया है, एनी अदर सेंटेंस के साथ कंबाइन हो गया है, तो ये भी अपीलेबल बन जाता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई एक्यूज पर्सन जिसका कन्विक्शन हुआ है, उसका जो साथी एक्यूज है उसको अगर राइट ऑफ अपील है तो दूसरे के पास भी ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है, भले ही वो एलिजिबल नहीं है एज पर प्रोविजन, लेकिन एक अगर कोर्ट अगर साथ में ट्रायल चल रहा है उसमें से किसी का भी अगर राइट ऑफ अपील है तो बाकियों का भी आ जाता है राइट ऑफ अपील। उसी तरह अगर ये सेंटेंस पेटी है, लेकिन पेटी के साथ कोई दो अदर सेंटेंस मिल गया हुआ है जो कि अपीलेबल है, तो
क्या हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपीलेबल बन जाएगा, ये पेटी वाला भी अपीलेबल बन जाएगा। लेकिन इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट एन अपील मे बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा पेटी सेंटेंस, उसका अपील लाया जा सकता है। लाया जा सकता है कब लाया जाएगा, जब उसके साथ कोई अदर ऑफेंस मिल जाएगा, अदर पनिशमेंट मिल जाएगा। इफ एनी अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विथ इट, अगर उसके साथ कोई अदर पनिशमेंट कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, अदर पनिशमेंट कंबाइन कर दिया जाता है। बट मतलब अब इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल, बट फिर भी उसका अपील नहीं होगा। अगर अदर कंबाइन हो जाए फिर भी उसका अपील नहीं होगा। मियरली ऑन द ग्राउंड, अब देखिए 1 2 3 करके 3 ग्राउंड दिया हुआ है, 3 ग्राउंड दिया हुआ है। अगर वो है, अगर वो अदर सेंटेंस वो है उन तीनों में से कोई, तो फिर भी अपील नहीं होगा। सबसे पहला जनरल रूल था कि पेटी ऑफेंस, पेटी अगर पनिशमेंट है तो उसका नो अपील होगा। दूसरा इसका एक्सेप्शन हो गया कि इस पेटी के साथ अदर पनिशमेंट ऐड हो गया, अदर पनिशमेंट ऐड हो गया तो अपीलेबल बन गया। लेकिन फिर लास्ट कर रहा है कि इस पेटी के साथ ये जो अदर पनिशमेंट है वो इनमें से, इन तीनों में से कोई रहा तो फिर नॉट अपीलेबल बन गया। ठीक है, पेटी ऑफेंस नॉट अपीलेबल, पेटी ऑफेंस नहीं, खास करके पेटी पनिशमेंट है एक, ये जो पनिशमेंट है इतना कम है कि नॉट अपीलेबल है। उसके बाद अगर उसके साथ अदर पनिशमेंट एड ऑन हो गया है तो वो अपीलेबल बन गया। लेकिन ये अदर अगर पनिशमेंट इन तीनों में से कोई रहा, जो अभी हम देखेंगे इन तीनों में से कोई रहा, देन ऑल्सो नॉट अपीलेबल। इसलिए जनरल रूल है, इसका एक्सेप्शन है, बट इस एक्सेप्शन का ये एक्सेप्शन है, अगर ये अदर ऑफेंस इन तीनों में से कोई रहा जो दिया हुआ है, देन ऑल्सो नॉट अपीलेबल। समझ में आ रही है निहारिका? यस सर। ओके, अब देखते हैं ये तीनों क्या है। ये तीनों जो कि अदर अदर पनिशमेंट तो है, बट वो साथ मिलने के बावजूद भी नॉट अपीलेबल रह रहा है। तो वो तीनों दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है that the person convicted is ordered to furnish security to keep, keep the peace। वो अदर पनिशमेंट के रूप में कोई सजा वजा नहीं है खास, उसमें अदर पनिशमेंट के रूप में उससे सिक्योरिटी ली जा रही है कि तुम शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी फर्निश करो। तो ये भी खुद में एक पेटी हो गया ना, यहाँ तो पेटी के साथ दूसरा पेटी जुड़ रहा है, तो इसलिए नॉट अपीलेबल रह जा रहा है। तो यहाँ पे जो अदर सेंटेंस है उसके रूप में क्या है, पहला है कि उसको उससे सिक्योरिटी ली जा रही है कि तुम शांति बनाए रखना। ये भी एक तरह की सजा ही हो गई कि तुम सिक्योरिटी, तो कि तुम क्या करना, शांति बनाए रखना। तो अगर ये वो सजा है दूसरी वाली तो अपीलेबल नहीं बनेगी, उसके साथ एड ऑन हो गया तो भी अपीलेबल नहीं बनेगी। दूसरा क्या है, दैट इज डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इज इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है उसके साथ कौन सा एक्स्ट्रा इम्प्रिजमेंट इंक्लूड हो रहा है कि आपने फाइन को पेमेंट नहीं किया, और फाइन के पेमेंट ना करने से इन डिफॉल्ट का अलग सजा होती है। ठीक है, अगर फाइन को ना दिया जाए, जो फाइन इम्पोज किया है कोर्ट ने एज ए सेंटेंस, उसको ना दिया जाए, उसको डिफॉल्ट में सजा हो जाती है, वो सजा एड ऑन हुई है। ठीक है, वो सजा एड ऑन हुई है, तो ये भी अपीलेबल नहीं बना देता है। एंड थर्ड लिखा हुआ है दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन द केस if total amount of fine imposed does not exceed the amount herein before specified। कि मान लो कि फाइन इम्पोज हुआ था, फाइन इम्पोज हुआ है, और दूसरा सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं वो भी फाइन ही है, और ये दोनों फाइन मिलके ये लिमिट नहीं पार कर पा रहा है। हाईकोर्ट ने 400 का फाइन इम्पोज किया, फिर दोबारा 300 का फाइन इम्पोज किया, दोनों मिलकर क्या हुआ, दो सेंटेंस तो हो गया। पहला सेंटेंस था 400 का फाइन, दूसरा सेंटेंस हो गया 300 का फाइन। तो जो एक्सेप्शन का ये जो था, इसके अकॉर्डिंग ये अपीलेबल बन जाता, क्योंकि पेटी था 400 का फाइन, उसके साथ दूसरा एक अदर जुड़ गया 300 का फाइन। लेकिन ये दोनों जुड़ने के बावजूद भी 1000 से कम है, इसलिए ये नॉट अपीलेबल रह गया। ये तीसरा वाला ग्राउंड है। ठीक है, यस सी? यस सी? यस सर। डेटा तो ये याद हो जाएगा, बस ये आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए कि एग्जैक्ट किस चीज की बात हो रहा है। ये तो आप 2 मिनट में रट लेंगे, लेकिन ये वाली बस बात समझिए। ये तीन जो बातें बोली गई है, पहला जो इसमें का पॉइंट है कि ये जो सजाएं हैं अगर इम्पोज की जा रही है तो ये पेटी कंसीडर की जाती है, इसका अपील नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन दिया था, इन सजाओं के, इन जो पनिशमेंट है, ये जो पनिशमेंट है पेटी, उसके साथ अदर पनिशमेंट एड ऑन हो जाता है तो अपीलेबल बन जाता है, अपीलेबल बन जाता है। लेकिन ये अदर पनिशमेंट में से अगर वो 1 2 3 जो दिया हुआ है उसमें से कोई रहा, पनिशमेंट प्लस ये अदर पनिशमेंट के रूप में ये रहा 1 2 3 में से, तो फिर भी नॉट अपीलेबल बन जाता है। और ये 1 2 3 क्या है, पहला दिया हुआ है
कि अगर वो अदर पनिशमेंट क्या है कि आपसे सिक्योरिटी ली जा रही है कि आप शांति बनाए रखेंगे, आपसे सिक्योरिटी ली जा रही है कि आप शांति बनाए रखेंगे, देन जो है ये खुद एक पेटी हो गया कि आपसे बस शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी ली जा रही है, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आप पे आपके फाइन ना देने के लिए, फाइन में देने में डिफॉल्ट करने के लिए आप पे इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हुआ है, तो एक्चुअली आप पे फाइन लगाया गया था, वो ना दिया, आप पे इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हुआ, ये भी अपने आप में एक पेटी तरह की पनिशमेंट है, उस केस में भी आप नॉट अपील कर सकते हैं। एंड थर्ड कह रहा है कि अगर आपके पास 2 फाइन इम्पोज हुए हैं, ये पहला वाला पनिशमेंट भी फाइन ही है और दूसरा वाला पनिशमेंट भी फाइन ही है, और दोनों जोड़कर भी वो जो लिमिट है फाइन का कोर्ट का, उससे जो पेटी बनाने वाली लिमिट है उससे एक्सीड नहीं कर रहा है, उससे कम ही रह जा रहा है। ठीक है, कोई कोर्ट ऑफ सेशन है, उसने पहली बार में 50 रुपया फाइन इम्पोज किया, दूसरी बार में भी 50 ही किया हुआ है, या मजिस्ट्रेट ही है, उसने 40 रुपया किया, फिर 30 रुपया इम्पोज किया, दोनों जोड़ करके भी उसका लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस भी वो पेटी ही रह जा रहा है, फिर भी वो नॉट अप्लीकेबल रहेगा। तो इन 3 केस में अब जुड़ने के बाद भी पनिशमेंट दो नॉट एप्लीकेबल रह गया, अदरवाइज अगर दूसरी पनिशमेंट जुड़ती है, इन तीनों को छोड़ करके दूसरी पनिशमेंट अगर जुड़ी तो अपीलेबल बन जाता है, पेटी भी अपीलेबल बन जाता है। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, अब हम लोग 418 में आते हैं। 418 में अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। अब विक्टिम की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट कब कब अपील फाइल कर सकता है? सेंटेंस अगर कम लग रहा है तो, ठीक है, अगेंस्ट सेंटेंस है तो अगेंस्ट सेंटेंस उसको रिहा कराने के लिए थोड़ी फाइल हो रहा है, उसका सेंटेंस कम है उसको बढ़ाने के लिए फाइल। स्टेट गवर्नमेंट जब फाइल करेगा तो वो विक्टिम की तरफ से, विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट, एक्यूज को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, तो फाइल हो रही है, अपील फाइल हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंटेंस के अगेंस्ट में, यानी सेंटेंस कम है उसको बढ़ाने के लिए। लिखा हुआ है save as otherwise provided in the subsection 2, the state government में स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकती है इन एनी केस ऑफ कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अलावा बोल रहा है कि हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी कोर्ट ने ट्रायल किया हुआ है उसका जो है फाइल कर सकती है अपील स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर सकता है टू प्रेजेंट एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस। तो ये बात प्रिलिम्स के लिए याद रखिए, सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसको डायरेक्ट करेगा अपील फाइल करने के लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर रहा है अपील फाइल करने के लिए, क्योंकि वही तो उसका ऑफिसर है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही तो ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसी को बोलेगा ना अपील फाइल करो, वही तो विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy। अंडरलाइन कर लीजिए किस ग्राउंड पे होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, इनएडिक्वेसी आप सभी समझते हैं कि सेंटेंस ही इनएडिक्वेट लगा उसको, गवर्नमेंट को लगता है, सरकार को लगता है कि जो सेंटेंस इंपोज हुआ है वो बहुत ही कम है, वो इनएडिक्वेट है, इसीलिए वो अपील फाइल कर रहा है। और अपील फाइल करने के लिए वो क्या कर रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तुम अपील फाइल करो। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हाईकोर्ट डायरेक्ट कर रहा है कि तुम अपील फाइल करो। क्यों करो? क्योंकि सेंटेंस जो इंपोज हुआ है वो इनएडिक्वेट इंपोज हुआ है। ओके, और इस सेंटेंस किस कोर्ट के द्वारा इंपोज हुआ है? किसी भी कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी एक्सेप्ट, मतलब उससे नीचे वाला। टू, अब देखिए अब कहाँ फाइल हुआ, किस कोर्ट में, वो लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास्ड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल होगा अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसीजन पास किया हुआ है, या मजिस्ट्रेट के ऊपर वाले यानी कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर पास किया गया तो हाई कोर्ट में पास करेगा, हाई कोर्ट में फाइल करेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है कि ट्रायल हेल्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ है, उससे नीचे वाले कोर्ट में हुआ है। तो उससे नीचे कौन सा हो गया? एक मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, एक सेशन कोर्ट हो गया। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का सेशन कोर्ट में होगा और सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट में होगा, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन का हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट का कोर्ट ऑफ सेशन में और कोर्ट ऑफ सेशन का हाई कोर्ट में फाइल होगा, यही तो होता ही है ना। ओके यस सी। सर इसमें जो पास बाय एनी अदर कोर्ट लिखा है हाई कोर्ट वाले में, उधर कोर्ट ऑफ सेशन है, उसका मतलब ये दोनों हो गया, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। इसके द्वारा पास हुआ है या इसके द्वारा पास हुआ है? हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट के द्वारा पास हुआ है, यानी हाई कोर्ट से नीचे वाले किसी भी कोर्ट के द्वारा पास हुआ है। तो नीचे मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है या सेशन लेवल का कोर्ट होता है?
तभी तो दिया है ना, मजिस्ट्रेट ने अगर पास किया है तो इसमें अपील होगा कोर्ट ऑफ सेशन में, और कोर्ट ऑफ सेशन ने दिया हुआ है तो हाई कोर्ट में अपील होगा। हाई कोर्ट के बारे में नहीं दिया हुआ है कि हाई कोर्ट ने फाइल किया, हाई कोर्ट ने वो सजा दी है, ये नहीं लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के ट्रायल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है यसी। ओके सर। तो वहां जो अदर देन हाई कोर्ट है, तो अदर देन में ये दोनों कोर्ट आ गया, मजिस्ट्रेट का कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन आ गया, ठीक है। ओके सर। तो इस सेक्शन में अभी तक आपको याद रखना है किस ग्राउंड पर अपील फाइल हो रही है, कौन अपील फाइल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर रहा है, किसको डायरेक्ट कर रहा है फाइल करने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि सेंटेंस इनएडिक्वेट था, मतलब कम था सेंटेंस, उसको बढ़ाना है सेंटेंस। और सेंटेंस किसने इंपोज किया है, सेंटेंस इस कोर्ट ने या इस कोर्ट ने इंपोज किया है, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने, ना कि हाई कोर्ट ने, अदर देन हाई कोर्ट लिखा हुआ है, ना कि हाई कोर्ट ने। और अब रूल है कि कहाँ फाइल होगा, कहाँ जाएगा किसका, तो ये ऑलरेडी नोन है आपका कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पास किया है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट ने फाइल पास किया है वो सेंटेंस तो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द सेंटेंस इज पास बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट, टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज पास बाय एनी अदर कोर्ट, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट ने किया है तो उसके अलावा किसी कोर्ट ने, यही होता है कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो उसका अपील किस में जाएगा, तो हाई कोर्ट में चला जाएगा। सब सेक्शन 2 देखिए, सब सेक्शन 2 अब सेंट्रल एक्ट के बात कर रहा है। इफ सच, इसका सब सेक्शन 1 ही मेन था सबसे, ठीक है, सब सेक्शन 1 ही मेन था। So if such conviction is in a case in which the offence has been investigated by any agency empowered to make investigation into an offence under any central act, ठीक है, तो सेंट्रल एक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, अंडर एनी सेंट्रल एक्ट। अगर ये कन्विक्शन उस तरह के ऑफेंस के से रिलेटेड है जिसका इन्वेस्टिगेशन कोई सेंट्रल एक्ट के अंडर कोई एजेंसी की हुई है, अब जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, एनआईए हो गया, ये सब कौन सी एजेंसीज है, ये सब सेंट्रल एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश होती है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। अगर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, एनआईए ने किया हुआ है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देगा कि तुम भी, तो वो डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तुम अपील फाइल करो, ठीक है। तो अदर देन दिस सनीता, द सेंट्रल गवर्नमेंट में also direct the public prosecutor। तो ये प्रोविजन सबसेक्शन 2 बस इसलिए लाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट को लिख रहा था ना कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अब 2 में लिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डायरेक्ट, क्योंकि सेंट्रल एक्ट इन्वॉल्व है, सेंट्रल एक्ट के अंडर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय द सेंट्रल एजेंसीज, जैसे कि सीबीआई, ईडी वगैरह हो गए, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑथराइज्ड है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगा कि तुम अपील फाइल करो, ओके। फिर से ग्राउंड सब कुछ सेम है, ग्राउंड इनएडिक्वेसी है, कोर्ट ऑफ सेशन में अगर मजिस्ट्रेट द्वारा पास हुआ, हाई कोर्ट में अगर अदर दूसरे कोर्ट द्वारा पास हुआ, बाकी सारी चीजें सेम है। सब सेक्शन 2 में याद करने वाली इतनी बात है कि अगर वो सेंट्रल एक्ट के अंडर कोई एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है इस ऑफेंस का, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंपावर्ड है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करे कि तुम अपील फाइल करो, ओके निहारिका। यस सर। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बस ऑथराइज किया हुआ है कि तुम भी डायरेक्ट करो, डायरेक्ट यहाँ भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही करना है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट करने लग रहा है। और क्यों करने लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सबसेक्शन 3, when an appeal has been filed against the sentence on the ground of its inadequacy, तो जो कि अभी तक बात हो रही है inadequacy वाली, अगर फाइल हुई है inadequacy के ग्राउंड पे, करा है कि तो कोर्ट ऑफ सेशन और एज द केस में भी हाई कोर्ट, मतलब जिसके पास भी अपील है, कोर्ट ऑफ सेशन हो या हाई कोर्ट हो, shall not enhance the sentence except after giving to the accused reasonable opportunity of showing cause against such enhancement। तो ये भी बहुत ही कॉमन बात है कि इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पर अपील तो फाइल हुई है हाई कोर्ट के पास कि इसका सेंटेंस कम है, बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाने से पहले एक्यूज को मौका तो देगा ना कि तुम अपनी बातें बोलो कि नहीं बढ़ाया जाए। वही बात लिख रहा है कि बढ़ाने से पहले एक्यूज को मौका दिया जाएगा कि क्यों ना बढ़ा दिया जाए, तुम बताओ, ओके। एक्यूज अपनी बातें रखेगा कि इस कारण से ना बढ़ाया जाए, वही बातें लिख रहा है कि एक्यूज को सुनने के बाद ही बढ़ाया जाएगा। एक्यूज की राइट है कि वो इस एनहेंसमेंट के खिलाफ अपना बातें रखे, एंड व्हाइल शोइंग कॉज द एक्यूज में प्लीड फॉर हिज एक्विटल और फॉर द रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए इसमें कि कहाँ लिखा हुआ, हाँ एंड से, ठीक है, एंड व्हाइल शोइंग कॉज द एक्यूज्ड मे प्लीड फॉर हिज एक्विटल और फॉर द रिडक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी कि अपील फाइल हुआ है इनहेंसमेंट के लिए,
अपील फाइल किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनहेंस करने के लिए, लेकिन ये इस केस में भी एक्यूज के पास राइट है कि वो क्या प्लीड करे, मेरा और कम कर दीजिए, ठीक है, या मुझे छोड़ दीजिए एक्विटल के लिए। तो एक्विटल के लिए रिडक्शन के लिए भी प्लीड कर सकता है। इवन अपील फाइल हुई है इनहेंसमेंट के लिए, बट यहाँ एक्यूज पर्सन अपने एक्विटल के लिए या अपना सेंटेंस रिड्यूस करने के लिए भी प्लीड कर सकता है कि बढ़ाने के बजाय घटा ही दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया सुचेता? तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि क्या जब स्टेट गवर्नमेंट फॉर इनहेंसिंग सेंटेंस अपील फाइल करता है, इन दैट केस क्या रिडक्शन के लिए प्ली कर सकता है एक्यूज पर्सन? आंसर इज यस। क्या इक्विटल के लिए प्ली कर सकता है एक्यूज पर्सन? आंसर इज यस। ओके निहारिका, याद रहेगा ना? यस सी। यस सर। ओके, तो भले ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनहेंसमेंट के लिए फाइल करती है अपील, इन दैट केस एक्यूज के पास उसके रिडक्शन का प्ली करने का या एक्विटल प्ली करने का राइट होता है, ठीक है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए लास्ट वाली लाइन। अब सब सेक्शन 4 देख लीजिए, फिर से वही आ गया रेप वाली केसेस कि रेप की केसेस है देन अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। अगर ये वाली इस सिनेरियो में अपील जो है वो रेप केसेस का है तो फिर से 6 महीने के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसमें तो बस आपको 6 महीने याद रखना है रेप रिलेटेड केसेस के लिए, और कुछ नहीं है। अब आ जाइए 419 में एक्विटल का अपील अब देख लेते हैं। एक्विटल का अपील, एक्विटल का अपील दिख रहा है। अपील इन केस ऑफ एक्विटल, एक्विटल के अगेंस्ट कब कब अपील हो सकती है? अब एक्विटल हुई है तो मतलब रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो पिछला वाला सेक्शन था कि स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर रहा है इनहेंस करने के लिए सेंटेंस इनएडिक्वेट, उसका ग्राउंड था इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। अब ग्राउंड है एक्विटल, ठीक है, अब ग्राउंड है एक्विटल। लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 3 एंड 5। ये सब तो हो गया, छोड़िए। अब ए नंबर से आते हैं। ए नंबर से, ए नंबर में लिखा हुआ है एक्विटल का है अपील, ठीक है। सबसे पहले तो यही हो गया एक्विटल का अपील, यानी कि जिस जब भी बात की जा रही है सेक्शन में ऑर्डर तो एक्विटल का ही है। अब एक्विटल का ऑर्डर किस कोर्ट ने पास किया है ये देखना है, और तब अपील किस कोर्ट में होगा और कौन प्रीफर करेगा। तो जो पहला क्लॉज है वो कह रहा है कि एक्विटल का जो ऑर्डर है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने फाइल किया हुआ है। पहला क्लॉज मजिस्ट्रेट ने एक्विट किया हुआ है। एक्विटल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया हुआ है, सेशन कोर्ट ने नहीं, मजिस्ट्रेट ने एक्विटल का ऑर्डर पास किया है, मजिस्ट्रेट ने। देन कौन डायरेक्ट कर सकता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन एनी केस डायरेक्ट पीपी। देन कौन डायरेक्ट कर सकता है? डीएम डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। डीएम डायरेक्ट करेगा पब्लिक, पीपी मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो डीएम डायरेक्ट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू प्रेजेंट एन अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। अब जब मजिस्ट्रेट का है तो टू कहाँ होगा? कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील की बात हो रही है। फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल का ऑर्डर है पास्ड बाय मजिस्ट्रेट के कोर्ट का इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। और ऑफेंस कैसा है? ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इतनी बात आपको याद रखनी है पहला सेक्शन के लिए, इसका जो पहला सब सेक्शन है उसके लिए, ठीक है। पहला क्लॉज है ये, सब सेक्शन 1 का पहला क्लॉज है कि ऑफेंस है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। ऑफेंस है कोई कॉग्निजेबल केस, कोई कॉग्निजेबल केस और नॉन बेलेबल भी है, उसमें एक्विटल का ऑर्डर किसके द्वारा आया है? मजिस्ट्रेट ने। मजिस्ट्रेट ने पास किया है एक्विटल का ऑर्डर, ठीक है। और लिख दिया मैं डिटेल में, मजिस्ट्रेट ने पास किया एक्विटल का ऑर्डर कैसे केस में? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल केस में। देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि तुम अपील फाइल करो, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो कहाँ फाइल करेगा? तो ऑलरेडी क्लियर है कि मजिस्ट्रेट का है तो कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाएगा, मजिस्ट्रेट का है तो कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाना है। लेकिन याद रखने वाली बात है किस केस का? कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल केस का। दूसरी बात डायरेक्ट कौन कर रहा है? डीएम डायरेक्ट किसको कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि वही फाइल करेगा अपील। ठीक है, याद रखेगा ना इतनी बात पहला क्लॉज के लिए। यस सी नोट कर ली इसको। यस सर। ओके, ऑफेंस कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल है
और पास हुआ एक्विटल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा, देन कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे। ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा पॉइंट देखिए, आप पढ़िए। द स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है, मे इन एनी केस डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। यहाँ पे मैंने बोला था एक्विटल का ऑर्डर पास्ड बाय मजिस्ट्रेट है, यहाँ एक्विटल का ऑर्डर यहाँ जो हो गया एक्विटल का ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। अदर देन हाई कोर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हाई कोर्ट में ही अपील भेजने वाला है, अब हाई कोर्ट का अपील हाई कोर्ट में थोड़ी ना भेजेगा, इसलिए अदर देन हाई कोर्ट लिखा हुआ है। ये ना भी याद रखेंगे तो भी आप ऐसा भी आपको पता है क्योंकि हाई कोर्ट में ही अपील भेजने की बात कर रहा है ये वाले सेक्शन में अभी, तो हाई कोर्ट का अपील हाई कोर्ट में भेजना नहीं है, इसलिए अदर देन हाई कोर्ट लगाना जरूरी है। और यहाँ पे एनी अदर लिख दिया हुआ है एनी में, तो एनी में हाई कोर्ट ना समझ लिया जाए, दैट्स व्हाई अदर देन हाई कोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्विटल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा था, यहाँ एक्विटल का ऑर्डर लिखा हुआ है एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, हाउएवर इस मजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आगे। फिर लिखा हुआ है इसमें था डीएम डायरेक्ट कर रहा था पीपी को, इसमें है स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है पीपी को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ हूँ, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है पीपी को, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टू प्रेजेंट एन अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है। अपील कहाँ फाइल करने की बात कर रहा है, हाई कोर्ट में, फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल, ठीक है, इसको भी समझा रहा हूँ ओरिजिनल एंड अपीलेट ऑर्डर को, लेकिन आगे देखिए पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, ये मैंने लिख दिया है। नॉट बीइंग एन ऑर्डर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, नॉट बीइंग एन ऑर्डर अंडर, इसमें दो चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है, नॉट बीइंग, वो ऑर्डर जो है वो दो चीजों में से कोई नहीं होनी चाहिए, एक और दो। एक में है ये क्लॉज 1 वाला, ये वाला जो ऊपर वाला है, जो ये वाला है, ये नहीं होना चाहिए। और बी में लिखा हुआ है कि रिवीजन कोर्ट में वो नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन, ऑर्डर बाय कोर्ट ऑफ सेशन इन रिविजनल जुरिडिक्शन। अब देखिए ये वाली जो मैंने लिखा है, अब इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि कोई एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है, उसका अपील हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, किसके द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा अंडर डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट में फाइल करना है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करना था तो डीएम डायरेक्ट कर रहा था, नीचे को कोर्ट का था तो नीचे का अधिकारी डायरेक्ट कर रहा था, ऊपर का कोर्ट है तो हाई लेवल का अधिकारी मतलब खुद स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है। ऐसे भी याद रखेंगे आप, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है पीपी को हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए, डीएम डायरेक्ट कर रहा था पीपी को कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करने के लिए। ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, ये कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोई भी कोर्ट में से ये भी छाट देना है। ये क्यों छाट देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में थोड़ी रहेगा अपील, जब हाई कोर्ट में अपील करने की बात जा रही है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी रहेगा, उसका तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, इसलिए अदर देन हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अब बात है ये वाली पॉइंट, लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो एक्विटल ऑर्डर है, एक्विटल ऑर्डर है, ये इन दोनों केस में नहीं होनी चाहिए, ये दोनों वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पहला लिखा हुआ है जो ए में बातें लिखी हुई है, ये सेक्शन में ए और ये बी है, मैंने 1 2 लिखा हुआ है, सेक्शन में ए और बी है, तो ए की जो बातें हैं, ए में जिस ऑर्डर की बात की गई है उसको एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि ये जो ऑर्डर था, मजिस्ट्रेट जो इक्विटल ऑर्डर पास कर रहा था जिसका अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, इसको एक्सक्लूड कर देना है। तो यहाँ पे एनी कोर्ट में कौन कौन आएगा ये क्लैरिफाई हो रहा है, एनी कोर्ट में हाई कोर्ट पहले एक्सक्लूड हो चुका है, और एनी कोर्ट में ये मजिस्ट्रेट भी एक्सक्लूड हो गया है, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो कोर्ट ऑफ सेशन में जा रहा है, उसका अपील तो कोर्ट ऑफ सेशन में जा रहा है, और इसको एक्सक्लूड यहाँ से किया गया हुआ है कि ए में जो बातें हैं, इसकी जो बातें हैं उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना, नॉट बीइंग एन ऑर्डर ऑफ ए में जो ऑर्डर है मजिस्ट्रेट कोर्ट जो एक्विटल का ऑर्डर पास करता था वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ये प्रोविजन है।
फिर लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन अपना रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्या एक्सरसाइज करते हुए अगर किसी को एक्विट किया हुआ है, रिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे, रेफरेंस रिवीजन का अलग चैप्टर है जिसमें रिवीजन है, तो अपना रिविजनल जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करते हुए भी कोर्ट ऑफ सेशन किसी को एक्विट कर सकता है। सब एक्विटल का ही चल रहा है ना, एक्विटल का ही चल रहा है। तो अगर ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन है इन रिविजनल जुरिस्डिक्शन, एक्विटल ऑर्डर की बात हो रही है, एक्विटल ऑर्डर ही है सब, अगर एक्विटल ऑर्डर आया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अपने रिविजनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, उसका भी नहीं होगा अपील। तो इन दोनों का अपील नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर नॉट बीइंग लिखा हुआ हो, जिस ऑर्डर की अपील करने की बात हो रही है वो इन दोनों में से नहीं होना चाहिए। पहला क्या, ये वाला जिसका ऑलरेडी दे दिया हुआ है प्रोविजन की कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन का रिविजनल जुरिस्डिक्शन वाला ऑर्डर, उसका भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा यानी कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर पास किया होगा। अब लिखा हुआ एक और पॉइंट इसमें छूटा हुआ है जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन करूंगा। लिखा हुआ है, देखिए, हाई कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट के अलावा लिखा हुआ है, अदर देन हाई कोर्ट के अलावा लिखा हुआ है, नहीं उसको ऊपर लिखा हुआ है, टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर, ओरिजिनल एंड अपीलेट ऑर्डर। क्योंकि चाहे वो कैसा भी अपील हो, मान लीजिए, तो ऐसे भी देख करके क्या लग रहा है, जो कोर्ट एक्सक्लूड हो गए तो बचा हुआ कौन सा कोर्ट है? कोर्ट में हाई कोर्ट एक्सक्लूड हो चुका है, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी एक्सक्लूड हो चुका है, बचा कोर्ट ऑफ सेशन ही बच रहा है ना, कोर्ट ऑफ सेशन ही तो बच रहा है। हाई कोर्ट तो यहाँ एक्सक्लूड हो गया है और मजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। समझ में आ रहा है ना निहारिका? यस सर। ओके, मजिस्ट्रेट का कोर्ट यहाँ से एक्सक्लूड हो गया क्योंकि मजिस्ट्रेट का कोर्ट का तो ऊपर वाला प्रोविजन था, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। अब कोर्ट ऑफ सेशन का ही तो अपील हाई कोर्ट में जाने वाला है ना, वही कोर्ट ऑफ सेशन बचा है। तब कोर्ट ऑफ सेशन अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी, चाहे अपीलेट जुरिस्डिक्शन में भी, कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना। हो सकता है कोर्ट ऑफ सेशन अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई एक्विटल किया हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई एक्विटल किया हो। जो हीनियस केसेस होते हैं, मर्डर का केस डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाती है, तो मर्डर का केस देखते हुए कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी को एक्विट किया है, उसका भी हाई कोर्ट में जाएगा डायरेक्ट, या अपीलोट जुरिस्डिक्शन में किसी मजिस्ट्रेट ने पास किया है, कोई ऑर्डर पास किया था, उसका अपील किया था कोर्ट ऑफ सेशन ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको एक्विट कर दिया है, उसका भी अपील जाएगा हाई कोर्ट में। इसलिए लिखा हुआ है बेयर एक्ट में कि फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट ऑर्डर, ठीक है, चाहे वो ओरिजिनल ऑर्डर हो चाहे अपीलेट ऑर्डर हो सकता है वो कोर्ट अपना ओरिजिनल ऑर्डर में एक्विटल का ऑर्डर पास किया हो, उसका भी हाई कोर्ट में जाएगा। हो सकता है वो अपना अपीलेट ऑर्डर में कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है मजिस्ट्रेट ने कुछ ऑर्डर दिया था, उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन में गया था, कोर्ट ऑफ सेशन ने एक्विटल ऑर्डर दे दिया हुआ है और उसका अपील जाएगा फिर से हाई कोर्ट में, ठीक है। किसको पहले समझ में आया बताइए, एक बार मैं इसको समराइज करूंगा। वैसे शाश्वत समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। ओके, सुचेता तुम्हें समझ में आया? सुचेता? सर यसी? सर एक्सक्लूड वाले तक तो पूरा समझ आया, बट उसके बाद जो आपने अभी ये वो वाला बताया ना, ओरिजिनल और ये एपलेट वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी पूरा समझ आ गया। अच्छा, ओके, पहले मैं यही समझा देता हूँ जो ओरिजिनल अपडेट वाला बताया, ये मैं अलग से रखा हुआ था लास्ट में बताने के लिए, ये सब भूल के ये बस समझो, ठीक है। ये ओरिजिनल अपडेट समझने में बाकी सब भूल जाना है, ये अलग ही है बिल्कुल। ये कह रहा था कि जो हाईकोर्ट में अपील जाने की बात हो रही है, जिस कोर्ट की हाईकोर्ट में अपील जाने की बात चल रही है, और जाएगी किसकी? कोर्ट ऑफ सेशन की जाएगी हाईकोर्ट में अपील, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ से बच रहा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल ऑर्डर का भी अपील हाईकोर्ट में जाएगा और अपीलेट ऑर्डर का भी अपील हाईकोर्ट में जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब तो समझती हो, जो डायरेक्ट केस खुद ही देखी जाती है, पहली बार में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन का जिसपे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा जिस केसेस पे, वो तो अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उस केस को देखेगा, यानी पहली बार में वही देखा है, उससे अपील से नहीं आया है उसके पास में। तो उसका भी लिख रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई कोर्ट देखा हुआ है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई केस को देखा हुआ है, उसमें एक्विटल का ऑर्डर पास किया है, उसका भी अपील हाई कोर्ट में जाएगा। यानी कि मर्डर का केस है, रेप का केस है, एनडीपीएस एक्ट का कोई केस है, उसमें कोर्ट ने एक्विट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, उसका ऑर्डर किस में जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। दूसरा है कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करते हुए अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई एक्विटल किया हुआ है, उसका भी अपील जाएगा हाई कोर्ट में। अब एक अपीलेट जुरिस्डिक्शन का कैसे एक्सरसाइज करेगा? कोई नीचे वाली कोर्ट ने मान लीजिए कन्विक्शन किया हो, चाहे कोई भी ऑर्डर दिया हो, और उसका अपील कोर्ट ऑफ सेशन में गया होगा, कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको फाइनली एक्विटल कर दिया है।
अब उस एक्विटल का भी अपील किस में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। यही बात कर रहा है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, मान लो कन्विक्टी किया है, उसका अपील किया कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया, एक्विटल कर दिया। अब बोल रहा है कि इसका भी अब अपील हाई कोर्ट में जाएगा, इसका भी, क्योंकि फाइनली कोर्ट ऑफ सेशन ने किया ही एक्विटल ही है, लेकिन यहाँ पे किस जुरिडिक्शन से एक्सरसाइज करते हुए एक्विटल किया है, अपना एफिलिएट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए एक्विटल किया है। इसलिए बोल रहा है ये जो कोर्ट है, चाहे वो अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए एक्विटल का ऑर्डर दे, चाहे अपना एफिलिएट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए एक्विटल का ऑर्डर दे, उसका अपील जाएगा हाई कोर्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है यसी? यस सर। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के पास दोनों ही जुरिडिक्शन होते हैं, ओरिजिनल भी और एपिलेट भी होता है। तो चाहे ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए एक्विट करे किसी को, तो भी उसका अपील हाई कोर्ट में जाएगा। चाहे वो अपना एपिलेट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए किसी को एक्विटल करे, तो भी उसका अपील जाएगा हाई कोर्ट में। तुम्हें समझ में आया निहारिका ये वाली पॉइंट, अपिलेट वाला और ओरिजिनल वाली? यस सर। ओके, आइए मैं इसको समराइज करता हूँ। सबसे पहला जो इसका क्लॉज था वो बात कर रहा था कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाने की। तो उसमें सिंपल है बहुत ही कि अगर कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है जिसमें एक्विटल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया है, कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस जिसमें एक्विटल का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया है, तो उसका अपील जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। और कौन फाइल करेगा, डीएम के डायरेक्शन पे पीपी फाइल करेगा, डीएम के डायरेक्शन पे पीपी फाइल करेगा। अब दूसरी वाली केस कह रहा है हाईकोर्ट में अपील जाने की, तो कह रहा है कि अगर एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो किसी भी बस लिखा हुआ है, लेकिन कोई किसी किसी में बच बच के कोर्ट ऑफ सेशन ही बच रहा है, किसी में पहले ही हाई कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया एक्सप्रेसली, ठीक है, एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर पहले तो ये समझिए एक्विटल का ऑर्डर किसी भी कोर्ट के द्वारा पास हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा पीपी को कि आप फाइल करो अपील किसमें, हाई कोर्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे पीपी फाइल कर रहा है हाई कोर्ट में अपील। अब जो है कह रहा है कि इन ऑर्डर का अपील नहीं हो सकता है, ये दो लिखा हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है कि इनका अपील नहीं होगा। तो दो में पहला क्या है, दो में पहला ये है, इसका अपील नहीं होगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी दिया है ना कि इसका अपील हाई कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर कोई एक्विटल का ऑर्डर पास किया, उसका अपील तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाना है, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो पहले भी यही एक्सक्लूड कर दिया है, यानी कि एनी कोर्ट में आप ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन ने अपना रिविजनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्विटल का ऑर्डर पास किया है। कोर्ट ऑफ सेशन का रिवीजन का पावर होता है, जो अगला चैप्टर ही वही पढ़ना है। कोर्ट ऑफ सेशन अपना रिवीजन का पावर एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी कर सकता है, एक्विटल कन्विक्शन कुछ भी कर सकता है। तो अगर ये रिवीजन एक्सरसाइज करते हुए आप कोई एक्विटल का ऑर्डर दिया है, उसका भी अपील नहीं जाएगा, उसका भी अपील नहीं जाएगा। इन दीजिए तो बाकी का अपील हाई कोर्ट में लाई करेगा। और ये वाली लास्ट बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि इसमें जो अपील की बात की जा रही है वो एनी अदर कोर्ट, चाहे वो अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया हो, चाहे वो अपना अपीलेट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया हो, यानी कि एक्चुअली वो कोर्ट ऑफ सेशन होता है। और कोर्ट ऑफ सेशन चाहे अपना ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया हो, चाहे वो अपीलेट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज किया हो, दोनों का अपील हाई कोर्ट में ही जाएगा। किसी को कोई डाउट है बताइए, फिर मैं बताऊं किसी भी पॉइंट पे। ऐसे ही समझ में आया सारे क्लॉज इसको? वैसे सारे क्लॉज का दो ही क्लॉज हुआ अभी, पहला सब सेक्शन ए का ए और बी हुआ है। समझ में आया? यस सर। हाँ, फिर से इसको पढ़ना और कोई डाउट होगा तो पूछना अगले क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके, इतनी सारी वर्ड्स छोटे सेक्शन में इतनी सारी वर्ड्स लिख देते हैं कि वो सारे वर्ड्स को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने कोई भी इसमें वर्ड नहीं छोड़ा है, जितने भी वर्ड लिखा हुआ है सबको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, ये बी हो गया। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 पर अब आसान है, सब सेक्शन 1 ही मेन था, अब इसी की तरह बाकी भी है, ठीक है? 2 में लिखा हुआ है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन अ केस इन व्हिच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एन एजेंसी एम्पावर्ड टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑन ऑफेंस अंडर, फिर सेंट्रल एक्ट की बात कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन आल्सो डायरेक्ट द पीपी टू फाइल एन अपील। फिर कुछ नहीं याद करना है आपको। फिर सेंट्रल अगर एक्ट इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया कि पीपी को डायरेक्ट करे, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजेंसी या सेंट्रल एक्ट इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अथॉरिटी है, वो भी पीपी को डायरेक्ट कर सकता है, वो भी पीपी को डायरेक्ट कर सकता है। क्या डायरेक्ट करेगा कि अपील फाइल करो। और कैसे? बाकी ऊपर वाले ही रूल है। कोर्ट ऑफ सेशन में एक्विटल का अगेंस्ट, मजिस्ट्रेट को केस में कॉग्निजेबल, बाकी सब दोनों सेम रूल है, ठीक है? सब कुछ सेम रूल है, बस बदला है क्या, यहाँ जो डायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे बस सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को डायरेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को डायरेक्ट करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेंट्रल एक्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, ठीक है?
ठीक है ना, क्लियर है एफसी? और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, बाकी सब कुछ सेम है ये वाली सेक्शन। यस सर। ओके, सब सेक्शन 3 पर आइए। सब सेक्शन 3 पर नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट का परमिशन के बिना अपील नहीं होगा। लीव का मतलब परमिशन होता है, लीव का मतलब परमिशन होता है, परमिशन लेकर के, ठीक है। लिखा है नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर 1 या 2, मतलब सबसेक्शन 1 या 2 में हाई कोर्ट में अपील नहीं इंटरटेन किया जाएगा। कब तक? जब तक हाई कोर्ट का परमिशन ना ले लिया जाए। मतलब हाई कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट की लीव चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है। तो आप लीव ऑफ द कोर्ट, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 3 में इतना ही है कि हाईकोर्ट के परमिशन से ही अपील होती है। सबसेक्शन 4 सर वैसे, हाँ निहारिका बोलो। सर तो मतलब इसमें अगर हमें कोर्ट ऑफ सेशन में भी अपील करनी होगी तो भी हमें हाई कोर्ट की लीव चाहिए होगी, और अगर हाई कोर्ट नहीं, में अपील जाएगी तो भी मतलब परमिशन चाहिए होगी हाई कोर्ट की। हाँ नहीं निहारिका, बस हाईकोर्ट में अपील करने के लिए हाईकोर्ट की परमिशन चाहिए। लिखा हुआ है नो अपील टू द हाईकोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 या 2। सबसेक्शन 1 के भी क्लॉज बी में हाईकोर्ट का में अपील करने की बात की गई है, और 2 में भी, 1 में भी दोनों की कोर्ट ऑफ सेशन और हाईकोर्ट की बात की गई है, ठीक है। इसलिए ये नहीं सर है कि 1 में सेशन की, 2 में हाईकोर्ट की बात की गई। हाँ निहारिका। सर 1 में जब बोला गया है तो 1 में तो बोला गया है ना कि प्रेजेंट, मतलब 1 का जो क्लॉज ए है तो उसमें तो बोला गया ना कि प्रेजेंट एंड अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। हाँ लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि नो अपील टू द हाई कोर्ट। सबसेक्शन 1 और 2 में जो बस हाई कोर्ट में अपील की बात की गई है उसके लिए हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए। 1 में यस डेफिनेटली कोर्ट ऑफ सेशन के भी एक क्लॉज है, और 2 में भी एक कोर्ट ऑफ सेशन की क्लॉज है, लेकिन उसकी यहाँ बात नहीं की गई। उसमें इसमें बात की गई है कि सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में जो कि हाई कोर्ट में अपील की बात की गई है, उसमें हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर, हाँ, कोर्ट ऑफ सेशन वाली इसमें एक्सक्लूड की गई है। यस सर। ओके ओके, तो बस हाईकोर्ट में अपील फाइल करने के लिए हाईकोर्ट की परमिशन चाहिए, सेशन कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए हाईकोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती है। तो अब सब सेशन 4 में आते हैं। लिखा हुआ है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट पे, एंड द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ grant special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the high court। ये एक स्पेशल केस दिया हुआ है कि अगर कोई केस कंप्लेंट से इंस्टीट्यूट हुआ है, तो कंप्लेंट से इंस्टीट्यूट हुआ होगा तो कोई ना कोई कंप्लेनेंट होगा, ठीक है। अगर एफआईआर से इंस्टीट्यूट होती है तो कोई ना कोई क्या होता है, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट। बहुत बढ़िया निहारिका। अगर केस कंप्लेंट से इंस्टीट्यूट हुई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंप्लेनेंट है। तो अगर है कि कंप्लेनेंट ने कोई एप्लीकेशन दिया है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है किस चीज के लिए? एक्विटल के अगेंस्ट, ठीक है। ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, स्पेशल लीव दिया हुआ है क्योंकि एक तरह का अलग तरह की बात कही गई है, मतलब एक तरह का स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, इसलिए स्पेशल लीव, स्पेशल परमिशन देने की बात की जा रही है। टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल द कंप्लेनेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट। तो वो कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। यानी कह रहा है कि कोई कंप्लेंट केस है जिसमें कंप्लेनेंट क्या किया हुआ है, वो हाई कोर्ट में ये कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरा अपील सुन लीजिए, मेरा अपील सुन लीजिए। और हाई कोर्ट ने ग्रांट लीव भी ग्रांट कर दिया कि ठीक है तुम्हारा अपील सुन लेते हैं, तो कह रहा है कि सुन लिया जाएगा, यही बात कर रहा है। यानी कंप्लेनेंट अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे और स्पेशल परमिशन मांगे कि हम मेरी अपील सुन लीजिए, तो हाई कोर्ट सुन सकता है। लिखा हुआ है स्पेशल परमिशन की बात की गई है, स्पेशल लीव की बात की गई है, ग्रांट स्पेशल लीव। तो कंप्लेनेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है ऐसा अपील हाई कोर्ट में। तो सबसेक्शन 5 लिखा हुआ है, तो इसमें बस आप स्पेशल ग्रांट स्पेशल लीव का अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि इससे याद रहेगा आपको कि ये स्पेशल परमिशन वाली अपील की बात की जा रही है, और कंप्लेनेंट को भी कंप्लेनेंट के द्वारा। नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4, मतलब अभी ऊपर वाले की बात कर रहा है, सबसेक्शन 4 में जो बात की जा रही थी कंप्लेनेंट द्वारा स्पेशल लीव लेकर के अपील फाइल करने की, for the grant of a special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by high court after the expiry of 6 months। 6 months को अंडरलाइन कर लीजिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months को अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो ऊपर बात किया गया था सबसेक्शन 4 में कंप्लेनेंट वाली बात है,
वो 6 महीने के एक्सपायरी के बाद नहीं इंटरटेन की जाएगी ऐसी एप्लीकेशन। वेयर द कंप्लेनेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने के बाद नहीं इंटरटेन की जाएगी। और अगर कोई अदर केस में 60 दिन के अंदर, तो वो भी अंडरलाइन कर लीजिए 60 डेज। अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो 66 मंथ्स के बाद ये ऐसी एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन की जाएगी। और अगर कंप्लेनेंट कोई अदर पर्सन है अदर देन पब्लिक सर्वेंट तो 60 डेज के बाद नहीं इंटरटेन की जाएगी ऐसी एप्लीकेशन, कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ इक्विटल। और ये दिन कब से कंप्यूट हो रहा है? इक्विटल के दिन से। तो ये भी इक्विटल की बात चल रहा है, ये पूरा सेक्शन ही इक्विटल का है ना, इक्विटल का ऑर्डर का। तो कह रहा है कि इक्विटल के केस में कंप्लेनेंट फाइल कर सकता है डायरेक्ट हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर इक्विटल का ऑर्डर आया है किसी नीचे वाली कोर्ट के द्वारा तो हाई कोर्ट में स्पेशल लीव लेकर के अपील फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट। लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? कि अगर पब्लिक सर्वेंट, ये लिखा हुआ है कि इफ वेयर द कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो 6 मंथ्स का लिमिट लगाया गया कि 6 मंथ्स के बाद नहीं एप्लीकेशन दे सकता है। या अदर केस में 60 डेज का लगाया गया कि 60 डेज के बाद अपील का ऑर्डर, जो इक्विटल का ऑर्डर था तब से 60 डेज या तब से 6 मंथ्स, उसके बाद नहीं फाइल किया जा सकता है ये एप्लीकेशन। किस चीज का एप्लीकेशन? अपील का। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो आपको 6 मंथ और 60 डेज याद रखना है। पब्लिक सर्वेंट के केस में 6 मंथ और अदर केस में 60 डेज। तो 4 के कंटिन्यूएंस में 5 था, अब 6 देखिए, उसी के कंटिन्यूएंस में 6 भी है। इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल इज रिफ्यूज्ड, ये जो 4 में स्पेशल वाला केस कह रहा है कि आप हाई कोर्ट में जाकर के परमिशन ले सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर दिया, उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 और सबसेक्शन 2। देन आप वो जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का अपील था वो नहीं फाइल कर सकते हैं, मतलब उसके बाद अपील नहीं लाई करेगी क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ओके, तो लिखा है कि जो सबसेक्शन 4 में एप्लीकेशन के थ्रू आप जा रहे थे, स्पेशल लीव करके, स्पेशल लीव लेकर के, स्पेशल परमिशन लेकर के एप्लीकेशन के थ्रू अपील फाइल कर रहे थे, अगर उसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, तो फिर आप सबसेक्शन 1 और 2 में जो बात की थी अपील फाइल करने की, वो नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ओके, ये 4 अभी और टाइम में हम लोग कुछ और सेक्शन पढ़ लेते हैं। 420 भी देखते हैं। 420 अब जो है बहुत ही आसान आसान सेक्शन जो है, इतने टेक्निकल सेक्शन नहीं मिलेंगे। 419 जो था वो हो गया, एक्विटल का भी हो गया है, कन्विक्शन का भी हो गया है, सेंटेंस इनहेंस करने के लिए भी हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इनहेंस करने के लिए फाइल करेगी, कब कन्विक्शन का अगेंस्ट होगी, कब एक्विटल का अगेंस्ट होगी, वो भी हो गया। अब आते हैं कुछ अलग तरह के प्रोविजन, जो छोटे छोटे प्रोविजन है। 420 देखिए, 420 419 में बस पहली क्लॉज पे ही ध्यान देनी है, क्योंकि पहली क्लॉज की ही तरह दूसरी क्लॉज है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बस पहली क्लॉज को याद रखना है, पहला क्लॉज को, पहली सबसेक्शन को, क्लॉज बोल रहा हूँ, पहली सबसेक्शन को, क्योंकि उसके आगे के सबसेक्शन दूसरा सबसेक्शन 1 की तरह ही है और थर्ड से तो बहुत ही आसान है, इसलिए बस पहला सबसेक्शन का क्लॉज वो ए और क्लॉज बी कब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाएगा और कब हाई कोर्ट में अपील जाएगा, उतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है एसटी? यस सर। ओके, दूसरा में तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लेस कर दिया गया था, अगर सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं तो, सेंट्रल एक्ट के अंडर वाली। 420 देखिए, 420 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, बहुत ही आसान है। अब आगे के सेक्शन जो है 420 में लिखा हुआ है कि अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट हो रहा है जो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कुछ खास केसेस में। तो देखिए बस सेक्शन इस प्रीलिम्स के लिए बस इंपॉर्टेंट है, वेयर द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील, हाई कोर्ट अपील में क्या किया हुआ है, रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, इक्विटल का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, इक्विटल का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है of an accused person and convicted him and sentenced him to death or imprisonment for life। तो अंडरलाइन कर लीजिए डेथ को भी और लाइफ को भी, और टू imprisonment for a term 10 years or more, और फिर 10 years और more को अंडरलाइन कर लीजिए। he may appeal to the सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। हाईकोर्ट ने क्या किया हुआ है, अपील में इक्विटल को कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअली उस एक्यूज को क्या किया गया था, एक्विट कर दिया गया था, एक्चुअली उस एक्यूज को एक्विट कर दिया गया था, मतलब रिहा कर दिया गया था, और हाईकोर्ट अपील में उसको कन्विक्ट कर दिया, और मियर कन्विक्ट ही नहीं किया है, कन्विक्ट करके सजा क्या दिया है, डेथ पेनाल्टी का दिया है।
या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दिया है या 10 साल से ज्यादा कर दिया है, यानी बहुत ही क्या किया है, बहुत ही हायर डिग्री ऑफ सेंटेंस इम्पोज किया गया हुआ है। ओके, हेवी पेनाल्टी इम्पोज किया गया है, हेवी सेंटेंस इम्पोज किया गया है, तो इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में लाइक करेगा, इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में लाइक करेगा। कौन सी अपील? जजमेंट किसने दिया है? हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। कौन से जुरिडिक्शन के एक्सरसाइज करते हुए दिया है? अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हाई कोर्ट का अपील सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो किस जुरिडिक्शन की बात थी? बताओ कोई जल्दी से, किस जुरिडिक्शन की बात थी जो स्टार्टिंग में हमने एक हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में अपील भेजा था? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। बहुत बढ़िया निहारिका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन की बात थी, जो मैंने सेक्शन लिखा है कि इस सेक्शन में हाई कोर्ट डायरेक्ट ट्रायल कर सकता है। अब यहाँ पे किस जुरिडिक्शन की बात की जा रही है? यहाँ पे अपीलेट जुरिडिक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो सेंटेंस इम्पोज किया है अपना अपीलेट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए किया हुआ है। हाई कोर्ट में अपील किया गया हुआ था, हाई कोर्ट अपील को इंटरटेन कर रहा था, और अपील को इंटरटेन करते समय हाई कोर्ट ने क्या किया हुआ है? एक्विटल को कन्वर्ट कर दिया है कन्विक्शन में, एक्विटल को कन्वर्ट कर दिया है कन्विक्शन में, और फिर सजा दी है बहुत ज्यादा। सजा क्या दी है? डेथ पेनल्टी की, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या 10 साल से ज्यादा की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगा। ठीक है यसी, सुचेता, शाश्वत? यस सर। ओके ओके, तो ये सब भी डिफरेंशिएट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे अपीलेट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और जो फर्स्ट में मैंने बताया था वहां पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में दिया था हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपीलेट जुरिडिक्शन में दिया हुआ है। बस बाकी आपको वो याद रखना ही है कि डेथ में लाइफ में 10+ दिया है, ऐसी सजा दिया है, एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करके, एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करके, तब सुप्रीम कोर्ट में अपील लाइक करेगा ही करेगा। 420 लेके स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। देखिए 421 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसकी बात आपको। लिख रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, मतलब ये जो है इस प्रोविजन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये प्रोविजन प्रिवेल करता है ओवर एनी अदर प्रोविजन। फर्क नहीं पड़ता है बाकी क्या दिया हुआ है इस अपील वाले चैप्टर में। लिखा हुआ है व्हेन मोर पर्सन देन वन आर कन्विक्टेड, मतलब एक से ज्यादा पर्सन का कन्विक्शन हुआ है इन वन ट्रायल, एक ट्रायल में। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बात, उसी को इसमें लिखा हुआ है। and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person, किसी एक पर्सन के लिए भी वो appealable judgment पास हुआ है। all or any of the persons convicted at such trial shall have right of appeal। तो मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले वो बात लिखी हुई है। ये कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा पर्सन का कन्विक्शन हुआ एक ट्रायल में, मेरे साथ मान लीजिए 3 लोग और कन्विक्ट हुए हैं, और किसी भी पर्सन के अगर अगेंस्ट में अपीलेबल ऑर्डर या जजमेंट आया हुआ है, मान लीजिए मेरे खिलाफ जो जजमेंट आया वो अपीलेबल है ही नहीं, लेकिन एक पर्सन जो है उसके खिलाफ अपीलेबल जजमेंट आया है, वो अपील कर सकता है, उसका राइट ऑफ अपील है। देन मैंने बताया था कि सबका राइट ऑफ अपील हो गया, क्योंकि एक पर्सन का राइट ऑफ अपील है तो बाकी लोग का हो गया। किन बाकी लोग का? जिनका कन्विक्शन साथ में हुआ है, उसके साथ हुआ है, जिसका ट्रायल साथ में चला हुआ है। तो अगर कुछ लोग का साथ में ट्रायल चला है, उसमें से किसी एक का राइट ऑफ अपील होता है, तो बाकियों का भी राइट ऑफ अपील हो जाता है। भले ही बाकी लोगों के खिलाफ जो ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, वो अपीलेबल नहीं हो, अगर किसी एक के खिलाफ का भी ऑर्डर या जजमेंट अपीलेबल होगा तो बाकियों के खिलाफ भी ऑटोमेटिकली वो अपीलेबल बन जाता है। ठीक है निहारिका? यस सर। बिल्कुल इस सेक्शन पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। 421 किसी एक खिलाफ भी अगर अपीलेबल जजमेंट है, किसी एक का भी राइट ऑफ अपील है, तो बाकियों के पास भी राइट ऑफ अपील आ जाती है। ओके, स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ इस बात को। 422 आते हैं। 422 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ। अब छोटी छोटी बातें लिखी हुई है, छोटे छोटे सेक्शन है। लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कैसे सुनी जाती है। लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 2 नहीं बस 2 लिखा हुआ है। नो एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज shall be heard by the session judge or additional session judge। बहुत ही सिंपल है, आप सबको ऑलरेडी पता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज बराबर ही होते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन का अपील कौन सुनेगा? सेशन जज सुनेगा, एडिशनल सुनेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन का अपील कौन सुनेगा? क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन सेशन जज होता है तो वो सुनेगा, या एडिशनल सेशन जज भी तो कोर्ट ऑफ सेशन उसका भी वो भी कोर्ट ऑफ सेशन में ही बैठता है, तो वो भी क्या सुनेगा? वो भी अपील सुनेगा। ठीक है, तो पहला क्लॉज सबसेक्शन ये कर रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो अपील होती है वो कौन सुनेगा? या तो सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सेशन जज सुनेगा। प्रोवाइडो लिखा हुआ है कि एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन
कन्विक्शन के अगेंस्ट का कोई अपील है एक ट्रायल में, ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास को अंडरलाइन कर लीजिए, जेएमएससी की बात हो रही है, मे बी हर्ड एंड डिस्पोज बाय द सीजेएम के द्वारा डिस्पोज की जा सकती है। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जेएमएससी का है तो कौन सुन सकता है? सीजेएम सुन सकता है, सीजेएम सुन सकता है। अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है, अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट है, कन्विक्शन का अगेंस्ट है, किसके द्वारा? सेकंड क्लास के द्वारा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो कौन सुन सकता है? सीजेएम सुन सकता है वो अपील, ठीक है। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ ए सेकंड क्लास, वो सुन सकता है सीजेएम, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 2 देखिए, an additional session judge or a CJM shall hear only such appeal as the session judge of the division may by general or special order make over to him, ठीक है। मेक ओवर का मतलब भी मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है मैंने? मेक ओवर का मतलब नीचे के कोर्टों में बांटने जाने वाले काम, ऊपर का कोर्ट जब नीचे को रिफर करता है उसको मेक ओवर करते हैं, इसे करते हैं ना निहारिका? यस सर। ओके, अब और नीचे वाली ऊपर वाली को भेजिए तो क्या कहते हैं? कमिटल। हाँ, कमिटल, बिल्कुल। यहाँ मेक ओवर कर रहा है। वैसे भी आपको सबको पता है कि जो सेशन जज होता है वो बाकियों में काम बांटता है, जो सीजेएम होता है अपने से नीचे वाले मजिस्ट्रेट्स में काम बांटता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि एडिशनल सेशन जज या सीजेएम को भी अपील का पावर, अभी देखा हमने प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि अगर कन्विक्शन का अगेंस्ट का अपील है और किसके द्वारा ट्रायल हुआ है? सेकेंड क्लास के द्वारा ट्रायल हुआ है, तो अपील कहाँ जाएगा? सीजेएम के पास चला जाएगा, सीजेएम अपील सुन सकता है। तो सीजेएम जो है या एडिशनल सेशन जज जो है वो वही अपील हियर करेगा जो कि सेशन जज जो है क्या करेगा? उन लोग को मेक ओवर करेगा, सेशन जज मेक ओवर करेगा, क्योंकि काम बांटने का काम उनका होता है। यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया ना, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया एक तरह का, ठीक है। और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू, या हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है। तो एडिशनल सेशन जज या सीजेएम वो वही अपील को सुनेगा जो उसको कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें तो वो भी आ गया, सेशन जज या हाई कोर्ट जो काम देगा, ठीक है। इन लोगों को काम कौन देगा? हाई कोर्ट देगा या सेशन जज देगा कि तुम ये काम तुम सुनो, ये तुम सुनो, ये भी बोलेगा ये तुम सुनो, ये तुम सुनो, वही सुनेगा, ठीक है। अब किस तरह का केस सुनेगा वो सब पावर सेम ही होता है सेशन जज का और एडिशनल सेशन जज का, लेकिन फिर भी काम बांटने का काम किसको है? सेशन जज का, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनका सबका हेड है वो। समझ में आ गया? 422 सुचेता, वैसे कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। सुचेता, शाश्वत, यस सर। ओके ओके। पिटीशन ऑफ अपील 423, पिटीशन ऑफ अपील बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन, अंडरलाइन कर लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन को। अपील किस फॉर्म में, अपील किस फॉर्म में फाइल किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन के फॉर्म में फाइल किया जाता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया कि अपील कैसे फाइल होगा, दे देगा 4 ऑप्शन में से एक रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन, तो आपको याद होनी चाहिए अपील पिटीशन के फॉर्म में फाइल होती है। इन राइटिंग में, अब ओरली अपील थोड़ी ना फाइल होगी, बोलकर अपील फाइल कर रहे हैं, रिटन में फाइल होगी, प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा या उसके एडवोकेट के द्वारा, एंड एवरी सच पिटीशन शैल बी accompanied by a copy of judgment or order appealed against unless the court to which it is presented otherwise direct। अब ये जो पिटीशन ऑफ अपील है उसके साथ क्या क्या अटैच किया जाएगा? कॉपी ऑफ जजमेंट या ऑर्डर। अब क्योंकि हम अपील फाइल कर रहे हैं तो जिस जजमेंट का अगेंस्ट अपील फाइल करें उसको साथ में अटैच करेंगे ना, जिस ऑर्डर का अगेंस्ट अपील फाइल करें उसको साथ में अटैच करेंगे ना। वही लिखा हुआ है कि अपील का जब फाइल किया जाता है, जो पिटीशन फाइल किया जा रहा है अपील का, उसके साथ में आप जजमेंट को भी अटैच कीजिए या ऑर्डर को भी अटैच कीजिए। किस जजमेंट ऑर्डर को? जिसका अपील फाइल कर रहे हैं आप। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है, इतना ही याद रखनी है आपको इसको कि अपील इज फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन, इन द फॉर्म ऑफ ए पिटीशन। चलिए 424, अब लिखा हुआ है कि व्हेन अपीलेंट इन जेल, जब अपीलेंट जेल में होगा तब कैसे अपील फाइल करेगा? अपीलेंट जेल में है, जिसको अपील फाइल करना है वही जेल में है, वो कैसे अपील फाइल करेगा? इसको जेल अपील भी कहते हैं। जब अपीलेंट जेल में से अपील फाइल करता है इसको जेल अपील भी कहा जाता है, पॉपुलरली नोन एज जेल अपील।
if the appellant is in jail, he may present his appeal, he may present his petition of appeal and the copies accompanying the same to किसको देगा वो? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को देगा। ठीक है, एमसीक्यू का ये क्वेश्चन हो गया, किसको देगा अपील? जेल में अगर अपीलेंट है तो किसको अपील देगा? पिटीशन ऑफ अपील किसको देगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को देगा। who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court। तो बहुत ही सिंपल बात है, इसमें याद करने वाला कुछ याद करने वाली ही बस इतनी ही बात है कि अगर जेल में है अपीलेंट जेल में है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को देगा, और वो किसको देगा? वो अपीलेट कोर्ट को देगा। ठीक है, अपीलेंट जेल में है तो जेल का ऑफिसर इंचार्ज को वो देगा पिटीशन, और वो भेज देगा अपीलेट कोर्ट में। 425 समरी, एससी समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। ठीक है, एससी यस सर। हाँ, जेल में कोई है तो वहां का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, जेलर होगा, उसको देगा और वो भेज देगा अपीलेट कोर्ट में कि कहाँ फाइल करना है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करना है तो वहां भेज देगा, हाई कोर्ट में फाइल करना है तो वहां भेज देगा। समरी डिसमिसल ऑफ अपील, देखो अब अपील का समरी डिसमिसल की बात चल रही है, कब सस्ते में निपटा दिया जाएगा अपील को। ठीक है, सस्ते में कब निपटा दिया जाएगा? 425 में समरी डिसमिसल ऑफ अपील लिखा हुआ है, इफ अपॉन एग्जामिनिंग द पिटीशन ऑफ अपील, जो फाइल हुआ है ऊपर पिटीशन ऑफ अपील, उसको एग्जामिन करने के बाद एंड कॉपी ऑफ जजमेंट रिसीव्ड अंडर, या जो उसके साथ में क्या अटैच करना था? अपील पिटीशन ऑफ अपील के साथ क्या अटैच करना था? कॉपी ऑफ जजमेंट या ऑर्डर या कॉपी। तो उन सबको एग्जामिन करने के बाद जो 423 में फाइल हुआ था पिटीशन ऑफ अपील उसको, या 424 में जब अपीलेंट जेल में था उसके वाले केस में, the appellate court consider that there is no sufficient ground for interfering, इसको अंडरलाइन कर लो, there is no sufficient ground for interfering। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बार बार बताया हुआ है, बहुत पूछे जाते हैं। जब भी कुछ डिसीजन देना होता है ना, तो उसके लिए जो कारण लिखा होता है कि क्या कंसीडर करना है, उस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि पूछेगा कि कब समरी डिस्पोजल करेगा, जब क्या लग रहा है उसको, कोर्ट को क्या लग रहा है तो करेगा। तो उसी में ऑप्शन में रहेगा 2-3, जिसमें से एक रहेगा देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरिंग, लगेगा कि देयर इज नो इनफ एविडेंस, एविडेंस नहीं लग रहा है, देयर इज नो ग्राउंड टू प्रोसीड, इस तरह का बातें लिखी रहेगा। उसी में से एक ये भी रहेगा देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरिंग, इसी को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के लिखा भी हुआ है हर जगह पे। डिस्चार्ज करना है तो क्या लग रहा है तो डिस्चार्ज कर देगा, अगर एक्विट करना है तो क्या लग रहा है तो एक्विट कर देगा, कब नहीं कब नहीं आगे प्रोसीड करेगा। इस तरह की बातें जो पहले भी लिखी हुई है ट्रायल वाले प्रोसीजर में लिखी हुई थी, तो यहाँ भी लिखा हुआ है देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरिंग। अगर कोर्ट को लग रहा है कि इंटरफेयर करने का सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं लग रहा है, तब समरी डिस्पोजल करेगा। ठीक है, इसलिए इसको अंडरलाइन लिखिएगा, देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरिंग, इट मे डिसमिस द अपील समरीली। समझ में आ गया कब समरी डिस्पोजल करेगा अपील को? जब सफिशिएंट ग्राउंड नहीं इंटरफेयर करने का। लेकिन प्रोवाइजो दिया हुआ है, प्रोवाइजो ए और बी में और सी में जो लिखा हुआ है, इस केस में समरी डिस्पोजल नहीं होगा, समरी डिसमिसल या डिस्पोजल नहीं होगा अपील का। ठीक है, पहले जनरल रूल था कि अगर लग रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इंटरफेयर करने का तो समरी डिसमिसल हो जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन देखिए, पहला एक्सेप्शन, नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 423 अभी हम पढ़े हैं, पिटीशन ऑफ अपील shall be dismissed unless the appellant or his advocate has had a reasonable opportunity of being heard in the support of the same। बहुत ही आसान है कि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। ठीक है, पार्टीज को सुन तो लेंगे ना। अब जो अपीलेंट है जिसने अपील फाइल किया है, उसकी बात को सुन लेंगे कि क्या ग्राउंड है उसका अपील का, तब डिसमिस करेंगे। लग भी रहा है अगर, मतलब अगर कोर्ट को लग भी रहा है कि इसमें ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने का, इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं लग रहा है कि जजमेंट में हम इंटरफेयर करें, पुराने जजमेंट में इंटरफेयर करें, लेकिन इंटरफेयर लिखा हुआ है वर्ड, जो ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाया, ग्राउंड फॉर इंटरफेयर लिखा हुआ है। क्यों इंटरफेयर लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे के जजमेंट में इंटरफेयर करना है ना, नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट में इंटरफेयर करना है, नीचे वाले कोर्ट को ऑर्डर में इंटरफेयर करना है। ठीक है, इसलिए इंटरफेयर होता यूज है। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि इंटरफेयर करने का कोई वैलिड ग्राउंड ही नहीं लग रहा है, तो भी वो अपीलेंट को एक बार सुन लेगा, या उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसके लॉयर को एक बार सुन लेगा, तब डिसमिस करेगा। ओके, यस सी? यस सर। हाँ, तो पहला एक्सेप्शन हो गया। जनरल रूल था कि इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं है तो समरी डिसमिस कर देगा। अब उसका पहला एक्सेप्शन हो गया कि ये समरी डिसमिस करने से पहले सुन तो लेगा उसको अपीलेंट को कि क्या उसका बात है, उसको लग तो रहा है जज को कि हम इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं है, फिर भी सुन लेगा उसको। अब दूसरा एक्सेप्शन देखिए इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ ये 424 वाला है, पिटीशनर जब जेल में उस वाले केस की बात है। पहला 423 वाला था जब पिटीशन आया था उसके सामने, नॉर्मल पिटीशन। बी में लिखा है 424 वाला। 424 में हम क्या पढ़े? जब पिटीशनर जेल में है, मतलब अपीलेंट जेल में है जो अपील करने वाला है,
नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 424 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग अपीलेंट रीजनेबल। यहाँ भी सेम रीजन लिख दिया कि बिना उसको सुने नहीं करेंगे। यहाँ भी सेम ही हो गया। पहला था कि बस पिटीशन ऑफ अपील आया बिना सुने नहीं करेंगे, इसका भी रीजन सेम ही है दूसरा वाला कि अगर अपीलेंट जेल में है तो बिना उसके सुने नहीं करेंगे डिसमिस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इस क्या एक्सेप्शन है? 2 केस में बिना सुने हुए भी कर सकता है रिजेक्ट। पहला क्या लिखा हुआ है? अनलेस द appellate court consider that the appeal is frivolous। अंडरलाइन कर लीजिए frivolous। पहला frivolous लग रहा है, अगर लग रहा है वो अपील जो है फ्रिवलस है, पिटीशन फ्रिवलस है, तो बिना अपीलेंट को सुने हुए भी रिजेक्ट कर देगा। ये अनलेस जो लिखा हुआ एक्सेप्शन है, किस चीज का एक्सेप्शन है? ये ना सुनने का एक्सेप्शन है। पहले तो बोल रहा है सुन लेने का एक्सेप्शन है। सबसे पहला जनरल रूल मैंने बताया कि डिसमिस कर सकता है, समरी डिसमिसल कर सकता है। इसका मैंने एक्सेप्शन बताया कि समरी डिसमिसल नहीं करना है, पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है, तब डिसमिस करना है। अब इसका एक्सेप्शन है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बिना हर्ट दिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए हुए बिना भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कब? जब लग रहा है फ्रिवलस है वो अपील, फ्रिवलस है। या दूसरा भी एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है? और दैट द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इन कस्टडी बिफोर द कोर्ट would involve such inconvenience as would be disproportionate in the circumstances of the case। जो अपीलेंट तो जेल में है ना, क्योंकि दूसरा वाला जेल वाले ही है, 424 सेक्शन है, तो अपीलेंट तो जेल में है। अब कह रहा है कि उसको प्रेजेंट करने में बहुत इनकन्वीनियंस होने वाला है, और केस के सर्कमस्टांस को देखी जाए तो वो सुविधाजनक नहीं लग रहा है। केस का सर्कमस्टांस देखी जाए तो देखने में लग रहा है पिटीशन जो है उस पे आगे बढ़ने लायक लग नहीं रहा है, इंटरफेयर करने लायक लग भी नहीं रहा है, और इसके लिए इतना मुश्किल से बुलाया जाए, उसको प्रोड्यूस किया जाए, उसकी बातों को सुनने के लिए जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर जज को लग रहा है कि जो अपीलेंट जो जेल में है उसको बुला करके सुनना वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, वो नॉट जस्टिफिएबल, जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, देन बिना सुने हुए भी कर सकता है। तो ये दूसरा रीजन जो मैंने अभी बताया वो दूसरा रीजन था। ये 2 रीजन है, तो बिना अपीलेंट को सुने हुए भी रिजेक्ट कर सकता है। अदरवाइज क्या करना है? उसको अपीलेंट को सुन करके रिजेक्ट करना है। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। ओके, फिर मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। जो सबसेक्शन 1 है, प्रोवाइजो की पहली की बात अगर करें, सबसेक्शन 1 उसमें लिखा हुआ था कि समरी डिस्पोजल किया जा सकता है अगर ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग नहीं लग रहा है। तो जनरल रूल ये हो गया कि समरी डिस्मिसल किया जा सकता है अगर ग्राउंड नहीं लग रहा है इंटरफेयर करने का, कि हम नीचे के कोर्ट के जजमेंट में इंटरफेयर करें, ग्राउंड नहीं लग रहा है तो समरी डिस्मिसल कर सकता है। अब इसमें 2 प्रोवाइजो है। पहला प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर पिटीशन ऑफ अपील आया है वो तब तक नहीं समरी डिस्पोजल करेंगे जब तक हम सुन ना ले अपीलेंट को। हो गया पहला प्रोवाइजो, अपीलेंट को सुन करके कर सकता है समरी डिस्पोजल। दूसरा कह रहा है कि अपीलेंट जेल में है और उसका एप्लीकेशन आया हुआ है, अपीलेंट जेल में है, उसका एप्लीकेशन आया, उस केस की बात कर रहा है, तो उसमें भी बिना सुने नहीं रिजेक्ट करेंगे, उसमें भी बिना सुने नहीं रिजेक्ट करेंगे। पहले अपीलेंट को सुन लेंगे फिर डिसमिस करेंगे समरी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि 2 केस में बिना अपीलेंट को सुने भी रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला कि अगर फ्रिवलस है, अगर अपील जो है फ्रिवलस है, पिटीशन फ्रिवलस है, तो बिना अपीलेंट को सुने, जो कि जेल में है, उसको बिना सुने हुए भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा केस कह रहा है कि उसको बुला करके सुनने में इनकन्वीनियंस होने वाली है, और वो इनकन्वीनियंस लेना जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। अगर इनकन्वीनियंस अगर लगे कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा बिना सुने हुए, तब तो बुला के सुनेगा ही, लेकिन लग रहा है कि बिना सुने हुए सुनने में ज्यादा इनकन्वीनियंस है, एंड दैट इनकन्वीनियंस को उसको बुला करके सुनना दैट विल नॉट बी प्रोपोर्शनेट, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड सर्कमस्टांस ऑफ केस को देखते हुए, तो भी बिना सुने रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ओके यसी? हाँ जी सर। ओके ओके ठीक है, तो ये 2 प्रोवाइजो हो गया। आप तीसरा देखते हैं। तीसरा बहुत ही आसान है, बहुत ही अलग है और आसान है। लिखा हुआ है नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 424, फिर जेल वाली बात कर रहा है। 424 अपीलेंट जेल में shall be dismissed summarily until the period allowed for preferring such appeal has expired। अब देखो कह रहा है कि जो अपीलेंट जेल में है उसके अपील को समरी डिसमिसल तब तक नहीं करेगा जब तक क्या नहीं एक्सपायर कर जाता है, जो पीरियड अलाउ है फॉर प्रेफरिंग अपील हैज एक्सपायर्ड। मतलब कि हो सकता है कि उसको कुछ सुधार के लाए। जज को क्या लग रहा है कि इंटरफेयर करने का ग्राउंड नहीं है तो रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक तो अपीलेंट जेल में है और उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो तब तक आप वेट कर लीजिए। जो फुल टाइम पीरियड है अपील फाइल करने का, तब तक आप वेट कीजिए।
ताकि जेल में अपीलेंट है उसको मौका मिले कि कहीं वो सुधार उधार के फिर से फाइल कर दे, उसको करेक्ट कर ले, जो लग रहा है कमियां उसको करेक्ट कर ले, ठीक है, कुछ फ्रिवुलस लग रहा है तो करेक्ट कर ले। तो ये करने का एक तरह से मौका देने के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। ये नॉर्मल में नहीं है, ये बस 424 लिखा हुआ है, जब अपीलेंट जेल में है तभी की बात की जा रही है, ठीक है। 424 से ये इन्फर हो रहा है अपीलेंट जेल में है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ये क्लॉज प्रोवाइजो बी और प्रोवाइजो सी दोनों ही उस केस में जब अपीलेंट जेल में है, तो उस केस में कोर्ट को वेट करना है पूरा टाइम, जब तक अपील फाइल करने का टाइम होता है उतना तक वेट करे, और अपील फाइल करने का जो टाइम है जब वो एक्सपायर कर जाएगा तब वो रिजेक्ट करे, समन डिसमिसल करे। वो वेट करने का लॉजिक यही है कि ताकि उस बीच में मौका दे कि जेल में जो अपीलेंट है वो सुधार उधार कर कहीं अच्छे से फाइल ना कर दे, अच्छे से फाइल कर दे तो उसको सुन लेगा, ठीक है। यसी यस सर। सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है, बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। तो इसमें कुछ समझना नहीं है, अगर ये करने से पहले कोर्ट क्या कर सकता है, रिकॉर्ड मंगा सकता है केस का। अपील डिसमिस करने से पहले कोर्ट केस का रिकॉर्ड मंगा सकता है ताकि रिकॉर्ड पढ़ ले। 3 में लिखा हुआ, where the appellate court dismissing an appeal under this section is a court of session or the CJM, it shall record its reason for doing so। अगर कोर्ट ऑफ सेशन रिजेक्ट कर रहा है अपील, या सीजेएम रिजेक्ट कर रहा है, मतलब डिसमिस कर रहा है, समरी डिसमिसल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रीजन रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड इन रीजन को अंडरलाइन कर लीजिए और कोर्ट ऑफ सेशन सीजेएम को अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कोर्ट ऑफ सेशन या सीजेएम ये डिसमिस कर रहा है, समरी डिसमिसल कर रहा है इस सेक्शन के अंडर में, इस सेक्शन में समरी डिसमिसल की बात चल रही है, ठीक है। तो समरी डिसमिसल इज इफ इट इज डन बाय कोर्ट ऑफ सेशन और द सीजेएम, देन दे हैव टू रिकॉर्ड रीजन, रिटन में रीजन रिकॉर्ड करना है क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसेक्शन 4, where an appeal is presented under section 424 appellant in jail has been dismissed summarily, summary dismissal हो चुका है under this section and the appellate court finds that another petition of appeal duly presented under section 423 कि उसी एप्लीकेंट के लिए एक दूसरा पिटीशन फाइल हुआ है 423 में, मतलब नॉर्मल पिटीशन ऑफ अपील, जेल के थ्रू नहीं, बाहर से, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ सेम रिस्पोंडेंट finds that another petition of appeal duly presented under section 423 on behalf of the same appellant has not been considered by it, the court may, notwithstanding anything contained in section 434, if it satisfied that it is necessary in the interest of justice, hear and dispose of appeal in accordance with law। एक मौका दिया हुआ है कि सुन सकता है कोर्ट, अगर कोर्ट ने जो अपीलेंट जेल में है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया हुआ है, जो आया हुआ था अपीलेंट जेल के थ्रू फाइल किया था एप्लीकेशन, अपने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल के थ्रू आया था और कोर्ट ने समरी डिसमिसल कर दिया है। करने के बाद कोर्ट के पास एक नया पिटीशन आता है और नया पिटीशन फाइल हुआ है जेल के थ्रू नहीं, बाहर के थ्रू, 423 में बाहर के थ्रू दिया हुआ है, और वो एप्लीकेशन जो है देख करके कोर्ट को लग रहा है कि मुझे एंटरटेन कर लेना चाहिए, उसको सफिशिएंट ग्राउंड लग रहा है, ड्यूली आया हुआ है, मतलब जितने रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल करके आया हुआ है, तो कोर्ट को लग रहा है एंटरटेन कर लेना चाहिए, तो कोर्ट कर सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मे वर्ड यूज है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ओके। तो यही बात कह रहा है ये लास्ट वाली सब सेक्शन की वो अपीलेंट का एप्लीकेशन जो कि समरी डिसमिस हो चुका है, जो कि जेल से फाइल हुआ था, अगर उसका फिर से नया एप्लीकेशन आता है उसी एप्लीकेंट के बिहाफ में, बाहर से कोई आता है एप्लीकेशन 423 के अंडर में पिटीशन ऑफ अपील आता है, तो उसको कंसीडर कर सकता है कोर्ट और उस पर अपील सुन सकता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, सुन सकते हैं ना या नहीं भी सुन सकता है। 426 देखते हैं, 426 पूरा प्रोविजन तो नहीं हो पाएगा, 426 जो है क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए या कल कंटिन्यू किया जाएगा, बोलो निहारिका। सर कल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कल करते हैं क्योंकि अपील वैसे भी आज खत्म नहीं होगा, बहुत सारे सेक्शन बचे हुए हैं, तो फिर कल ही करते हैं। तो यसी और शाश्वत निहारिका तुम लोग एक बार इसको रीड करना और बेयर एक्ट को, और किसी भी वर्ड में भी अगर कोई डाउट है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि जितने भी वर्ड है बेयर एक्ट में सबको एक्सप्लेन करूं, चाहे वो कैसा भी वर्ड हो, लेकिन किसी भी वर्ड में अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुम लोग ये करना, पूछना कल, ठीक है। हाँ, और जो रिलेटेड जो नंबर्स हैं, डेटा है कि कब कब किस में जाएगा, वो तो याद करना आसान है,
एटलीस्ट अभी तुम लोग एक बार रीड कर लोगे तो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो वैसे भी याद करना बहुत आसान हो जाता है चीजें, कि किस अमाउंट का फाइल होगा, किस कोड का कहाँ जाता है, ये सब याद करना बहुत आसान है। लेकिन वो कंफ्यूजन ना रहे, कंसेप्चुअल कंफ्यूजन ना रहे, वो बहुत जरूरी है, ताकि वो आंसर लिखने वगैरह में ना दिक्कत हो। इसी के लिए जरूरी है कि तुम लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, यसी रीड करोगी ना? यस सर। ओके ओके, फिर उसको पढ़ के आओ, हम लोग कल अपील को खत्म करते हैं आगे।